इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ट्रूथ अबाउट स्क्रीन प्ले राइटिंग और 13 स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ स्क्रीन प्ले। देखो, जब भी हम YouTube या Google पे सर्च करते हैं कि हाउ टू राइट अ मूवी स्क्रीन प्ले, तो हमारे सामने ऐसे हज़ारों वीडियोज़ आते हैं और ये सब एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, ये स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट, जिसमें सबसे ऊपर होता है ट्रांजिशन, फिर आता है सीन हेडिंग जिसे स्लग लाइन भी कहते हैं। ये बताता है कि सीन अंदर हो रहा है या बाहर, लोकेशन क्या है और कब हो रहा है। उसके बाद आता है सीन का डिस्क्रिप्शन जिसे एक्शन कहते हैं, इसे छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखा जाता है। फिर आता है कैरेक्टर नेम, यहाँ जो कैरेक्टर बात कर रहा है उसका नाम कैपिटल में और पेज के सेंटर में लिखा जाता है। ब्ला 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 ब्ला, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लैंग्वेजेस में, कभी शॉर्ट में तो कभी डिटेल में, हर कोई बस ये एक ही चीज़ सिखा रहा है और वो सही भी है, यही स्क्रीन प्ले है। पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये स्क्रीन प्ले एक फॉर्मेट है। जैसे एग्ज़ाम फॉर्म रहता है कि अगर हज़ारों स्टूडेंट्स एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो एक सिस्टम में दे ताकि पढ़ने वाले को उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करने वाले को आसानी जाए। वैसे ही हॉलीवुड ने ये स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट बनाया है ताकि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, आर्ट डिपार्टमेंट, प्रॉप डिपार्टमेंट, वीएफएक्स डिपार्टमेंट और बाकियों को ये समझने में आसानी जाए कि कब, कहाँ और कैसे उन्हें क्या यूज़ करना है। देखो, ये फॉर्मेट उनके लिए है जिन्हें पता है कि स्टोरी कैसे लिखते हैं, आइडियाज़ कैसे एक्सप्लोर करते हैं। ये फॉर्मेट उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी ट्विस्ट, टर्न्स, ड्रामा और मसाला से भरी स्टोरी है, जिनके पास 3 डायमेंशनल कैरेक्टर्स है, जिनके पास रियलिस्टिक्स डायलॉग लिखे हुए हैं। उनको बस ये मसाला उठा के इस फॉर्मेट में डालना है और हो गया स्क्रीन पे रेडी। पर तुम्हारे हमारे जैसे लोगों के पास क्या है? मेरे पास माँ है। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास बस एक आइडिया है, या हमारे साथ कोई घटना घटी थी, या हमारे आसपास किसी के साथ कुछ हुआ जिसे देख के हमने सोचा कि यार इस पे तो बहुत अच्छी मूवी बन सकती है। या हम क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ देख के इंस्पायर हुए और सोचा काश मैं भी कुछ ऐसा बना सकता। या हमने बॉलीवुड की मूवीज़ देखी और सोचा कि इससे अच्छा तो मैं लिख लूँगा। तो ऐसे लोग जिनके पास ना स्टोरी है, ना कैरेक्टर्स है, ना डायलॉग्स है, उनके लिए ही हैं ये 13 स्टेप्स, ताकि हम ऑर्गेनिकली स्टेप बाय स्टेप स्टोरी डेवलप कर सकें। पर मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो में मैंने पूरे 13 स्टेप्स कम से कम समय में जितने डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता था उतना करने की कोशिश किया हूँ। पर ये सारे स्टेप्स बहुत बड़े हैं, इतने बड़े कि लोगों ने हर स्टेप पे 300-300, 400-400 पेजेस के बुक्स लिखे हैं। तो वो सब इस एक वीडियो में एक्सप्लेन करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हो कि मैं हर स्टेप पे डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। या इस वीडियो को अगर 100 से ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं ना, तो मैं खुद सारे टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो चलो अब देखते हैं हमारी 13 स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ स्क्रीन प्ले। Step 1. Idea. The spark of story. हर मूवी, फिर चाहे वो बिगेस्ट सुपर हीरो एडवेंचर हो, गट रेंचिंग ड्रामा हो, एक्शन थ्रिलर हो या कॉमेडी हो, इन सब की शुरुआत होती है एक ही चीज़ से, An idea. वैसे तो आइडिया जनरेट करने के कई तरीके हैं, पर इस वीडियो में हम 2 तरीकों पे फोकस करने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जर्वेशन। इसमें हमें बस अपनी लाइफ को या हमारे आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना है। हो सकता है हमारे साथ या हमारे आसपास किसी के साथ कोई फनी, सैड या एक्साइटिंग घटना घटी हो जिसे देख के हमें लगा हो कि यार इस पे तो बहुत अच्छी मूवी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है हमारी फैमिली में या हमारे आसपास किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, उनकी हालत सीरियस हो, अचानक एक हंसती खेलती फैमिली पे कितनी बड़ी मुसीबत आ गई, उनके इमोशनल स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल, उनके पेशेंट का हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से होने वाला निग्लिजेंस, इस सिचुएशन पे बहुत अच्छी मूवी बन सकती है। या हमने किसी यूपीएससी एस्पायरेंट का स्ट्रगल देखा हो, या कभी कोई इंटरेस्टिंग सपना देखा हो, या किसी दोस्त की लव स्टोरी देखी हो, उस पर भी स्टोरी बन सकती है। बड़े बड़े राइटर, डायरेक्टर्स की पहली मूवी अक्सर उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही आधारित होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप न्यूज़ चैनल देखो, न्यूज़ पढ़ो, इतनी अजीबोगरीब घटनाएं घटती है कि आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिल ही जाएगी। या आप हिस्ट्री पढ़ो, वहाँ आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री में जो हुआ है उसी पे स्टोरी लिखनी चाहिए। उस दौर में हम फिक्शनल स्टोरी भी लिख सकते हैं
ये साइंस की किताबें पढ़ो, शायद किसी साइंटिफिक फिनोमेनॉन या किसी साइंटिफिक वार्निंग पे हमें स्टोरी की आइडिया मिल जाए। हमें बस अपनी आंखें खुली रख के ओपन माइंड से दुनिया देखनी है और हमें स्टोरी के लिए कहीं न कहीं से इंस्पिरेशन मिल ही जाएगी। इमेजिनेशन ये मूवी के लिए आइडिया जनरेट करने का सबसे पावरफुल तरीका है। आपको बस अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछना है, व्हाट इफ, क्या होगा अगर। कई हॉलीवुड मूवीज की आइडिया इंस्पिरेशन ये सिंपल सवाल से ही आई है। फॉर एग्जाम्पल, क्या होगा अगर सारे जानवर एक दूसरे की भाषा समझने लग जाए और एक सीक्रेट सोसाइटी बनाए। क्या होगा अगर कोई इंसान जानवरों की भाषा समझने लगे। क्या होगा अगर कोई छोटा सा बेबी जंगल में खो जाए और सारे जंगल के जानवर मिलकर उसकी परवरिश करें। क्या होगा अगर एलियंस हमारे प्लैनेट पे आए। क्या होगा अगर हम किसी एलियन प्लैनेट पे जाए। क्या होगा अगर खिलौनों में जाना जाए। क्या होगा अगर दुनिया तबाह होने वाली हो। अगर इस टेक्निक का यूज़ करेंगे तो जितनी अच्छी हमारी इमेजिनेशन उतनी अच्छी और यूनिक हमारी आइडिया होगी। तो चलो इस वीडियो में हम साथ मिलकर एक मूवी लिखते हैं। जस्ट इमेजिन, व्हाट इफ, क्या होगा अगर हैरी पॉटर की 2 दिन बाद एडवांस मैजिकल स्पेल की एग्ज़ाम हो, बिना किताब के उसे स्पेल कास्ट करना आता ही ना हो और एक गॉब्लिन उसकी स्पेल की किताब चुरा ले। चलो अब हमारे पास एक आइडिया है, अब क्या। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये आइडिया डेवलप कैसे करते हैं। तो देखो, यहाँ क्रिएटिविटी और नॉलेज दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। देखो, पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी आइडिया, आपका कॉन्सेप्ट, आपकी स्टोरी कितनी भी यूनिक क्यों ना हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। सपने के अंदर सपना और उसके अंदर एक और सपना जैसे कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी हो, या एलियन इन्वेजन की स्टोरी हो, या दुनिया तबाह हो रही है वाली स्टोरी हो, या सिंपल लव स्टोरी हो, कहानी चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, वो घूमती हमेशा एक कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही है। तो जब भी हम कोई यूनिक आइडिया या कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं तो हमें 2 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर आर्क बिल्डिंग पे। फॉर एग्जाम्पल, हम हैरी पॉटर की मैजिकल दुनिया की स्टोरी लिख रहे हैं तो हमें हैरी की कहानी के साथ साथ ही वो मैजिकल दुनिया कैसे वर्क करती है वो भी दिखाना पड़ेगा। उसकी एग्ज़ाम के साथ उसकी हॉगवर्ट्स स्कूल भी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। अब कुछ कॉमन सवाल है जो हमें इस आइडिया के कैरेक्टर आर्क वाले पार्ट को एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हैं। पहला सवाल, ये कहानी किसके बारे में है, मेन कैरेक्टर कौन है और हम उसके बारे में क्या जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंसेप्शन मूवी की बात करें तो ये कहानी मिस्टर कॉब की है, जो एक माहिर चोर है। वो लोगों के अंतर्मन में घुसकर उनके सीक्रेट्स चुराता है। दूसरा सवाल, वो क्या चाहता है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है। तो मिस्टर कॉब अमेरिका जाना चाहता है, अपने घर जाना चाहता है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और उनके पास वापस जाना चाहता है। तीसरा सवाल, मेन कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हीरो को अपने गोल तक पहुंचने से रोक रही है। तो मिस्टर कॉब के नाम का अरेस्ट वारंट निकला है। एयरपोर्ट पहुंचते ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। पुलिस को लगता है कि मिस्टर कॉब ने अपनी वाइफ का खून किया है। चौथा सवाल, ये स्टोरी कहाँ हो रही है, स्टोरी की सेटिंग क्या है। पांचवा सवाल, ये स्टोरी कब हो रही है, पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, कोई पर्टिकुलर ईरा, साल या सीजन में हो रही है। और आखिरी सवाल, अपने गोल तक पहुंचने के लिए हीरो किन किन कठिनाइयों से गुजरता है और कैसे। देखो, ये सारे सवाल हमें स्टोरी डेवलप करने में काफ़ी मदद करेंगे, पर पूरी तरह से स्टोरी डेवलप करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे हमें पता होना चाहिए कि स्टोरी स्पाइसर्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि प्लॉट मोटिवेटर्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। देखो, 13 टाइप के प्लॉट मोटिवेटर्स रहते हैं। ये हमें स्टोरी डेवलप करने में हेल्प करते हैं और हम एक स्टोरी में एक से ज़्यादा प्लॉट मोटिवेटर यूज़ कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जॉर्ज पोलिटी नाम के एक इंग्लिश स्कॉलर ने सारे इंग्लिश लिटरेचर की डीप स्टडी करके 36 ड्रामेटिक सिचुएशंस बनाए हैं। अगर ये सारी सिचुएशंस हमें पता हो तो उनका यूज़ करके हम स्टोरी डेवलप कर सकते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सपोजिशन कैसे सेट करते हैं, इंसाइटिंग इंसिडेंट्स क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, 5 एक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, स्नाइडर का सेव द कैट स्ट्रक्चर क्या होता है, हीरोज जर्नी क्या होती है, मैमॉथ स्टोरी स्ट्रक्चर क्या होता है। हमें ये सब पता होना चाहिए ताकि इन सब का यूज़ करके हम अपनी स्टोरी डेवलप कर सकें। Step 2. Genre. How genre can shape the movie. ऐसा समझो कि ये जॉनरा हमारे मूवी पे लगा हुआ एक लेबल है, जिसे पढ़ के ऑडियंस समझ जाएगी कि ये किस तरह की मूवी होगी।
ये फनी मूवी होगी या स्केरी मूवी होगी, या इसमें स्पेसशिप और एलियंस होंगी, या इसमें ढेर सारी एक्शन और मारधाड़ होगी। ये जॉनरा ऑडियंस में आपकी स्टोरी, आपकी मूवी के लिए एक्सपेक्टेशन सेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कॉमेडी मूवी है तो ऑडियंस हंसी मजाक एक्सपेक्ट करेंगे, हल्के फुल्के जोक्स एक्सपेक्ट करेंगे, सिली सिचुएशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग और हैप्पी एंडिंग एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ये हॉरर मूवी है तो लोग क्रीपी कैरेक्टर एक्सपेक्ट करेंगे, डरावने सिचुएशंस एक्सपेक्ट करेंगे, जंप स्केयर एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे जिससे फट के हाथ में आ जाए। इन शॉर्ट, ये जॉनरा हमारे और ऑडियंस के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता है। जब हम हमारी मूवी का जॉनरा सेट करते हैं तो एक तरह से हम लोगों को बता रहे हैं कि मैं कॉमेडी बेच रहा हूँ, अगर तुम्हें कॉमेडी पसंद है तो खरीद लो। पर ये तो बात हुई ऑडियंस की कि मूवी का जॉनरा सेट करने से ऑडियंस का क्या फ़ायदा होता है। हमें इंटरेस्ट है ये जानने में कि मूवी का जॉनरा सेट करने से राइटर्स को स्टोरी लिखने में क्या फ़ायदा होता है। देखो, तो ये जॉनरा हमारी स्टोरी के लिए गाइडलाइन क्रिएट करता है, जिन्हें फॉलो करके स्टोरी डेवलप करने में हेल्प होती है। देखो, हर जॉनरा में अपने अपने रूल्स होते हैं या ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस होती है जो उस जॉनरा के हर स्टोरी में, हर मूवी में होती ही है, जिसे हम नैरेटिव कन्वेंशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रोमांटिक स्टोरी है तो इसमें हमेशा एक हीरो रहेगा, एक हीरोइन रहेगी। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे दोनों में नोकझोंक होते होते प्यार हो ही जाता है। तब आती है असली मुसीबत। कोई विलन आ जाता है, या लड़की की शादी फिक्स होती है, या दोनों के पेरेंट्स राजी नहीं होते। फिर दोनों पूरी दुनिया से लड़ते हैं और आखिर में एक हो ही जाते हैं। अगर आपको पता है कि आपकी रोमांटिक स्टोरी है तो आपको बस आपकी आइडिया, आपके कैरेक्टर, आपके इवेंट्स इस ढांचे में डालने हैं। अगर आपको बहुत क्रिएटिव बनना ही है तो बिगिनिंग चेंज कर दो या एंडिंग चेंज कर दो, हीरो को मार दो या हीरोइन को मार दो, या दोनों को मार दो। ये जॉनरा हमें स्टोरी लिखने में एक और तरीके से मदद करता है। देखो, कई बार हमारे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आता है, एक स्टोरी या कॉन्सेप्ट सोचता है, पर हमें रियलाइज़ होता है कि इस कॉन्सेप्ट पे तो पहले ही मूवी बन चुकी है। ऐसे में सिर्फ जॉनरा चेंज करके सेम कॉन्सेप्ट पे कम्प्लीटली डिफरेंट मूवी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, व्हाट इफ़, क्या होगा अगर खिलौनों में जान आ जाए, वो चलने बोलने लग जाए। अब किसी ने सोचा कि इस कॉन्सेप्ट पे तो बहुत अच्छी हॉरर मूवी बन सकती है। सेम कॉन्सेप्ट पे डिज्नी ने सोचा कि इस पे तो बहुत अच्छी किड्स फैमिली मूवी बन सकती है। किसी और ने सोचा कि इस पे तो बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी बन सकती है। कॉन्सेप्ट एक ही है, पर सारी मूवी एक दूसरे से अलग है। तो ये जॉनरा हमारी मूवी को गाइड करने में हेल्प करता है, और हम चाहे तो स्टोरी को स्पाइस अप करने के लिए और ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए या वाइडर ऑडियंस को अपील करने के लिए एक से ज़्यादा जॉनरा भी मिक्स कर सकते हैं। Step 3. Synopsis. The movie in a nutshell. 2.5 से 3 घंटे की मूवी की 4 से 5 लाइंस में जो समरी होती है उसे सिनॉप्सिस कहते हैं। मान लो हम कोई मूवी किसी फ्रेंड को रिकमेंड कर रहे हैं, तो पूरी मूवी हम जिस तरह 4 से 5 लाइंस में एक्सप्लेन करेंगे उसे सिनॉप्सिस कहते हैं। ऐसा समझो कि ये सिनॉप्सिस हमारी कहानी का एक छोटा सा मैप है जो दिखाता है कि हमारे कैरेक्टर की जर्नी कैसे होगी, कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, मेन पॉइंट क्या होगा और अल्टीमेट आउटकम क्या होगा। इस सिनॉप्सिस को क्विक पिच या एलिवेटर पिच भी कहते हैं, क्योंकि ये सिनॉप्सिस लिखा ही इसलिए जाता है ताकि हम हमारी स्टोरी कम से कम टाइम में डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को पिच कर सके। देखो, होता ये है कि ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स बहुत बिजी होते हैं और हर दिन इनके पास सैकड़ों स्क्रिप्ट्स आती है। ऐसे में इनके पास हमारी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने का या पूरी स्टोरी सुनने का टाइम नहीं होता, इसलिए हम इन्हें सिनॉप्सिस सुनाते हैं ताकि इन्हें 1-2 मिनट में स्टोरी या कंसेप्ट समझ में आए। और अगर हमारी सिनॉप्सिस पसंद आती है तो वो डेफिनेटली हमारी स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सिनॉप्सिस लिखते कैसे है, और ये सिनॉप्सिस में ऐसा क्या लिखना चाहिए कि 4-5 लाइंस में प्रोड्यूसर को स्टोरी समझ में आए। तो देखो, एक अच्छा सिनॉप्सिस लिखने के लिए हमें 4 सवालों के कम से कम शब्दों में जवाब देने हैं, और ये वही सवाल है जो हमने स्टोरी एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ किए थे। पहला सवाल, हमारी कहानी का हीरो कौन है और वो क्या चाहता है। दूसरा सवाल, हीरो कौन सा प्रॉब्लम या चैलेंज फेस करता है। तीसरा सवाल, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हीरो क्या करता है। चौथा सवाल, कहानी के एंडिंग में क्या होता है, क्या हीरो को जो चाहिए वो मिलता है। और आखिरी सवाल, ये मूवी किस दौर में हो रही है। पर यह सवाल तभी एप्लीकेबल होता है जब हम किसी स्पेशल दौर की कहानी बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कहानी वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 या रोमन्स या ब्रिटिशर्स के ज़माने में हो रही हो,
या फिर डिस्टोपियन फ्यूचर में हो रही हो, अगर हमारी कहानी करंट टाइम में या नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल सेटिंग में हो रही है, तो इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अब बस आपको इन सवालों को कंबाइन करके पैराग्राफ में लिखना है और हो गया आपका सिनॉप्सिस रेडी। तो चलो अब इन्हीं सवालों का यूज़ करके हम हमारी हैरी पॉटर वाली कहानी का सिनॉप्सिस लिखने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, हमारी कहानी का हीरो कौन है और वो क्या चाहता है? तो हमारी कहानी का हीरो हैरी पॉटर नाम का एक शाय यंग विजार्ड है जो डेस्परेटली चाहता है कि मैजिक के एग्ज़ाम में पास हो जाए। दूसरा सवाल, हीरो कौन सा प्रॉब्लम या चैलेंज फेस करता है? तो एक गॉब्लिन उसकी स्पेल की किताब चुरा लेता है। तीसरा सवाल, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हीरो क्या करता है? तो उस किताब को वापस लाने के लिए हैरी एक ड्रैगन के साथ मिलके एक खतरनाक जादुई जंगल में जाता है। चौथा सवाल, कहानी की एंडिंग में क्या होता है? क्या हीरो को जो चाहिए वो मिलता है? तो हाँ, हीरो को किताब मिल जाती है, वो एग्ज़ाम में पास भी हो जाता है और हैरी ये सीखता है कि असली जादू किताबों से नहीं आती, वो हमारे अंदर से आती है। और आखिरी सवाल, ये मूवी किस दौर में हो रही है या कहाँ हो रही है? तो ये कहानी मैजिकल दुनिया में हो रही है। चलो अब इन सारे जवाबों को कंबाइन करते हैं। इस जादुई दुनिया में हैरी पॉटर एक शाय यंग विजार्ड चाहता है कि वो मैजिक के एग्ज़ाम में पास हो जाए, पर एक दुष्ट गॉब्लिन उसकी स्पेल की किताब चुरा लेता है। उस किताब को वापस लाने के लिए हैरी एक ड्रैगन के साथ मिलकर एक खतरनाक जादुई जंगल में जाता है, जहाँ हैरी ये सीखता है कि असली जादू किताबों से नहीं बल्कि वो हमारे अंदर से आती है। ये सिनॉप्सिस लिखने के कुछ बेसिक रूल्स भी है, जैसे ये सिनॉप्सिस 5 या 6 लाइन से और 75 से 100 शब्दों से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसे बस एक छोटे से पैराग्राफ में ही लिखना है। स्मॉल डिटेल्स और साइड कैरेक्टर्स के बारे में लिखना नहीं है। अगर कोई ऐसी डिटेल या कैरेक्टर है जिसे मेंशन किए बिना मेन प्लॉट समझ ही नहीं आएगा, तो ही उसे लिखना है। सिनॉप्सिस में एंडिंग लिखना ही है। देखो, लॉग लाइन या ट्रेलर में हम एंडिंग रिवील नहीं करते, बट सिनॉप्सिस में एंडिंग रिवील करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेन कैरेक्टर कोई इंपॉर्टेंट लेसन सीखता है तो उसका मेंशन करना भी ज़रूरी है। ये सिनॉप्सिस हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। स्टोरी भले ही पास्ट या फ्यूचर में हो रही हो, बट ये सिनॉप्सिस प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा। और हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं ताकि स्टोरी एक्साइटिंग लगे। Step 4. Treatment. The story in more detail. अगर 4 से 5 लाइंस में पूरी मूवी एक्सप्लेन करने को सिनॉप्सिस कहते हैं, तो 3 से 10 पेजेस में पूरी स्टोरी डिटेल में एक्सप्लेन करने को ट्रीटमेंट कहते हैं। ये ट्रीटमेंट एटलीस्ट 3 पेजेस की होती है, और अगर हमारी कहानी कॉम्प्लिकेटेड है तो हम चाहे उतने पेजेस में ये ट्रीटमेंट लिख सकते हैं, पर यूजुअली ये 10 से 15 पेजेस से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। देखो, डिज्नी, पिक्सार, यूनिवर्सल या मार्वल जैसे बड़े बड़े स्टूडियोज़ में क्रिएटिव राइटर्स की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें हर कोई अपने आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स पिच करता है, जिसमें से कुछ ब्रिलियंट आइडियाज़ सिलेक्ट होते हैं। पर हर आइडिया पे तो मूवी नहीं बन सकती। तो अगर आइडिया अच्छा है तो उस राइटर को उस आइडिया पर ट्रीटमेंट लिखने कहा जाता है। ज़्यादातर आइडियाज़ इस ट्रीटमेंट फेज़ में ही कैंसिल हो जाते हैं, और जिनकी ट्रीटमेंट अच्छी होती है उन्हें आगे और एक्सप्लोर किया जाता है। अगर किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को हमारी स्टोरी की सिनॉप्सिस अच्छी लगती है तो वो हमसे स्टोरी की ट्रीटमेंट मांगते हैं, और उस पर से डिसाइड करते हैं कि स्क्रीन पे आगे पढ़ना भी है या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग ट्रीटमेंट में ऐसा क्या देखकर कहानी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम मूवी देखने जाते हैं, हमें मूवी की शुरुआत बहुत अच्छी लगती है और एंडिंग भी अच्छी लगती है, मतलब हैप्पी एंडिंग है तो चलो ठीक ठाक ही लगती है। पर अक्सर हमें लगता है कि बीच के पार्ट में कहानी काफ़ी खींची लग रही थी, या बीच का पार्ट काफ़ी बोरिंग था। तो शुरुआत का पार्ट जो हमें अक्सर पसंद आता है उसे बिगिनिंग, एक्सपोजिशन या एक्ट 1 कहते हैं। जो आखिरी पार्ट होता है, जो यूजुअली हैप्पी एंडिंग होती है, हीरो को हीरोइन मिल जाती है, विलन मारा जाता है, दुनिया बच जाती है, बॉम्ब लास्ट सेकंड में डिफ्यूज़ हो जाता है, इसे एंडिंग, रिजोल्यूशन या एक्ट 3 कहते हैं। और बीच का पार्ट जो हमें अक्सर बोरिंग लगता है या जिसमें कहानी खींची जाती है, उसे मिडल, कॉन्फ्लिक्ट या एक्ट 2 कहते हैं। और ये एक्ट 2 ही मूवी की एक्चुअल स्टोरी होती है। देखो, एक्ट 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन रहता है, स्टोरी के कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन, स्टोरी के सेटअप का इंट्रोडक्शन, ताकि हम एक्ट 2 की स्टोरी अच्छे से समझ सकें, अच्छे से इंजॉय कर सकें।
और एक्ट 2 में जो कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा है उसका रिवॉर्ड होता है एक्ट 3। पर राइटर्स हमेशा बिगिनिंग और एंडिंग पर ही फोकस करते हैं, वो एक्ट 2 पे फोकस ही नहीं करते, इसलिए हमें एक्ट 2 बोरिंग लगता है। तो जब भी कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हमें मूवी की ट्रीटमेंट मांगता है तो वो बस ये देखना चाहता है कि एक्ट 2 कितना स्ट्रांग है, एक्ट 2 में इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है या नहीं, क्या एक्ट 2 एंटरटेनिंग है। तो चलो अब देखते हैं कि ये ट्रीटमेंट लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले फ्रंट पेज हमेशा टाइटल पेज रहता है जिस पे लिखा रहेगा अ ट्रीटमेंट फॉर और आपकी मूवी का नाम, नीचे आपका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगे। अगर हम 3 पेजेस की ट्रीटमेंट लिख रहे हैं तो पेज 1 पे एक्ट 1 यानी बिगिनिंग लिखनी है, पेज 2 पे एक्ट 2 यानी कॉन्फ्लिक्ट लिखना है और पेज 3 पे एक्ट 3 यानी रिजोल्यूशन लिखना है। और हमें ये प्रोज में लिखना है, मतलब इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है। मतलब ऐसा सोचो कि हम हमारी मूवी किसी दोस्त को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमें बस वैसी ही भाषा में ये ट्रीटमेंट लिखनी है। बस ये याद रहे कि इस ट्रीटमेंट में कहीं भी डायलॉग यूज़ नहीं कर सकते, तो बिना डायलॉग लिखे जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले 3 पेजेस लेंगे। पेज 1 पे बिगिनिंग यानी एक्ट 1 लिखेंगे, जिसमें हम हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन है ये लिखेंगे, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलन कौन है ये लिखेंगे, उनका नॉर्मल वर्ल्ड कैसा है वो लिखेंगे, और हम ये कैरेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो लिखेंगे, इनकी नॉर्मल लाइफ कैसे है, ये एक दूसरे से कैसे मिलते हैं वो लिखेंगे, और फाइनली इंसाइटिंग इंसिडेंट्स लिखेंगे। अब यहाँ ये याद रखना है कि ये सब छोटे छोटे पैराग्राफ में ही लिखना है। जब भी हम किसी कैरेक्टर के बारे में पहली बार लिखेंगे तो उसका नाम पूरा कैपिटल में लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देकर उसकी एज लिखेंगे, फिर कॉमा देकर उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के बारे में 1-2 लाइन्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विकास 32, अ पुअर फार्मर विथ हार्ट ऑफ गोल्ड। अंजलि 19, a naive small town girl with big dreams navigating through heartless glamour world। चलो तो 3 पेज ट्रीटमेंट में से 1 पेज तो हो भी गया। अब हम एक और पेज लेंगे जिस पे एक्ट 3 यानी एंडिंग लिखेंगे। यहाँ हमें कहानी का क्लाइमैक्स डिस्क्राइब करना है, कहानी का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और हीरो कैसे उसे सॉल्व करता है, कहानी का फाइनल आउटकम क्या है, मेन कैरेक्टर में क्या इमोशनल चेंजेस आए हैं, हीरो ने क्या लेसन सीखा है, उसकी दुनिया और अदर कैरेक्टर्स में क्या चेंजेस आए हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये लिखना है। यहाँ हमारा पहला और तीसरा पेज हो गए। अब हम एक और पेज लेंगे, यहाँ हम एक्ट 2 यानी कॉन्फ्लिक्ट लिखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट पेज है। इसमें हम हीरो की पूरी जर्नी डिस्क्राइब करेंगे। हमारे हीरो की लाइफ में एक के बाद एक क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हीरो को क्या क्या प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है और वो किस तरह उन्हें ओवरकम करता है, कैसे चीज़ें बद से बदतर होती है। इस एक्ट 2 में हमें सारे ट्विस्ट टर्न्स डालने हैं, हमें ऑडियंस को एंटरटेन करते हुए इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पे ले जाना है। देखो, हॉलीवुड में ऐसा कहते हैं कि एक अच्छे सक्सेसफुल एंटरटेनिंग मूवी में, मूवी के ट्रीटमेंट में एटलीस्ट 4 से 5 मोमेंट्स होते हैं, एटलीस्ट 4 से 5 ओ शिट मोमेंट्स होते हैं और एटलीस्ट एक ओ माय गॉड मोमेंट होता है। Step 5. Character build-up. Making characters real. कैरेक्टर डेवलपमेंट ही हमारी कहानी के लिए एक ब्रांड न्यू फ्रेंड बनाने जैसा है। हमारा गोल हमेशा ये रहेगा कि हमारे कैरेक्टर रियल फील हो, फिर चाहे वो एलियंस हो, सुपर हीरो हो, रोबोट हो या बात करने वाले खिलौने हो। हम चाहते हैं कि ऑडियंस उन कैरेक्टर्स से रिलेट करे, उन्हें प्यार करे, उन्हें आइडलाइज करे, ताकि जब हमारे कैरेक्टर्स फेल हो तो ऑडियंस को दुख हो, जब हमारे कैरेक्टर्स जीते तो ऑडियंस भी उन्हें सेलिब्रेट करे, जब हमारे कैरेक्टर्स की डेथ हो तो ऑडियंस अपने आंसू रोक ना पाए। देखो, हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि स्टोरी में कैरेक्टर्स नहीं होते, कैरेक्टर्स ही स्टोरी होती है। अगर हमारे कैरेक्टर्स 3 डायमेंशनल है, वेल डेवलप्ड है, ऑडियंस उनसे रिलेट करती है, उनसे प्यार करती है, तो हमारी कहानी सक्सेसफुल होनी ही है। यूजुअली 2 से 3 घंटे की मूवी में एटलीस्ट 3 मेन कैरेक्टर्स रहते हैं, हीरो, हीरोइन और विलन। एटलीस्ट 4 से 5 साइड कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें हीरो का फ्रेंड, हीरोइन की फ्रेंड, हीरो का मेंटर या फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और कुछ न्यूट्रल कैरेक्टर होते हैं जो सिर्फ उनकी दुनिया का हिस्सा होते हैं, जैसे डॉक्टर, शॉपकीपर, पुलिस। अगर हम चाहते हैं कि ये सारे कैरेक्टर्स रियल फील हो,
उनका बिहेवियर ऑथेंटिक लगे, इनके डायलॉग्स लिखना आसान जाए और सारे डायलॉग्स रियल फील हो, फोर्स्ड या आउट ऑफ कैरेक्टर ना लगे, तो हमें ये सारे कैरेक्टर्स एक्सटेंसिवली डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैरेक्टर डेवलप करने के दो तरीके हैं, या तो हम किसी रियल लाइफ पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड होकर कैरेक्टर बना सकते हैं या खुद पूरा न्यू कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इन दोनों ही केसेस में हमें कैरेक्टर की पूरी बायोग्राफी लिखना ज़रूरी है, उनके जन्म से लेकर जिस मोमेंट पे वो हमारी कहानी में इंट्रोड्यूस हुआ तब तक के हर डिटेल्स लिखने हैं। अगर हमारा कैरेक्टर किसी रियल लाइफ पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड है तो हम उसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं या पर्सनली उनसे मिलके उनसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर हम खुद न्यू कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें खुद से पूछना है कि हमारा कैरेक्टर कैसा होगा। देखो, ब्रांड न्यू कैरेक्टर बनाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, इसलिए हॉलीवुड में अक्सर हाइब्रिड कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं। मतलब उस कैरेक्टर की बेसिक पर्सनैलिटी किसी रियल लाइफ पर्सन से इंस्पायर्ड रहती है, जैसे उसका बिहेवियर, उसका चलना फिरना, उसके मैनर्स, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उसकी टोन, उसकी वोकेबलरी रियल पर्सन से उठाई जाती है, पर उसको एक झूठी बैक स्टोरी दी जाती है, उसका नाम चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन मैन की मूवीज़ में जो टोनी स्टार्क आयरन मैन का कैरेक्टर है वो इलॉन मस्क पे आधारित है। अल्फ्रेड हिचकॉक के साइको मूवी का फेमस कैरेक्टर नॉर्मन बेट्स ये एड गिन से इंस्पायर्ड है। तो अब सवाल ये है कि ये कैरेक्टर्स डेवलप करने के लिए क्या क्या रिसर्च करना ज़रूरी है, क्या क्या सवाल पूछने ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें हमारी कहानी के दौरान कैरेक्टर के डिटेल्स जानना ज़रूरी है, फिर हम उसकी पास्ट में झाँकेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टर का नाम क्या है, उसके दोस्त या चाहने वाले उसे क्या कहकर बुलाते हैं, पहली बार वो हमारी कहानी में इंट्रोड्यूस होता है तब उसकी एज क्या है, वो दिखता कैसे है, उसकी बेसिक फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो कहानी के दौरान क्या चाहता है, उसे क्या लेसन सीखना ज़रूरी है, उसका सबसे बड़ा डर क्या है, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, उसका सबसे बड़ा वीकनेस क्या है, उसके सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, उसका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, उसके बॉस के साथ या कोवर्कर के साथ कैसे रिश्ते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, वो मैरिड है या सिंगल है, रिलेशनशिप में है या डिवोर्स्ड है, अगर मैरिड है तो उसका वाइफ के साथ कैसा रिश्ता है, अगर डिवोर्स्ड है तो डिवोर्स कैसे हुआ। ऐसे कई सवाल होते हैं। फिर हमें उसके बचपन से लेकर अब तक की हिस्ट्री भी लेनी है। देखो, इनमें से शायद एक भी चीज़ हम हमारी कहानी में ना दिखाए, पर इन सब का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैरेक्टर की लाइफ में घटी हर छोटी बड़ी चीज़ का उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके बिहेवियर पे असर पड़ता है, उसके बात करने के तरीके पे, उसके दुनिया को देखने के नज़रिए पे असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कैरेक्टर खुद के बलबूते पे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना है तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, वो वक्त पर डिसीजन लेने में माहिर रहेगा, बिजी रहेगा, उसकी लाइफ लग्जूरियस बट हेक्टिक रहेगी, उसे निगोशिएशन करना अच्छे से आता होगा, उसके बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, अगर वो हिंदी में भी बात करता है तो उसकी बातों में फैंसी इंग्लिश वर्ड्स रहेंगी। वहीं अगर हमारा कैरेक्टर करोड़पति बाप का बेटा है जिसने बचपन से ही अमीरी देखी है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो अय्याश हो, इररिस्पॉन्सिबल हो, उसके पास कोई रियल लाइफ स्किल नहीं रहेंगी, ना उसे खुद के टाइम की वैल्यू रहेगी ना दूसरों के टाइम की। देखो, ये सवालों की लिस्ट बहुत बड़ी है और कैरेक्टर डेवलपमेंट ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है और ये बहुत पेचीदा भी है। तो अगर आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट डिफ़िकल्ट लगता है तो इस पे एक सिंपल सॉल्यूशन भी है। देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी करते हुए रिसर्चर्स को पता चला कि मेल और फीमेल दोनों मिला के दुनिया में कुल 45 टाइप्स की ही पर्सनैलिटीज़ है जिन्हें वो आर्केटाइप्स कहते हैं। हम सब इन 45 टाइप की पर्सनैलिटीज़ में से ही एक है या इनके कॉम्बिनेशन से बने हैं। इन सारी पर्सनैलिटीज़ पे डिटेल में रिसर्च हुआ है। इनकी कैरेक्टर आर्क, पर्सनैलिटी ट्रेट, बिहेवियर, मॉरल्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इनके पैशन, ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड है। हॉलीवुड में अक्सर ये आर्केटाइप्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, बेसिक इंस्टिंक्ट मूवी में शैरन स्टोन का कैरेक्टर और प्रिटी वुमन मूवी में जूलिया रॉबर्ट्स का कैरेक्टर ये सेडक्टिव म्यूज नाम के आर्केटाइप पे बेस्ड है। टाइटैनिक मूवी में केट विंसलेट का कैरेक्टर और टर्मिनेटर में लिंडा हैमिल्टन का कैरेक्टर ये अमेजॉन नाम के आर्केटाइप पे बेस्ड है। ये कैरेक्टर सेम है पर डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट सिचुएशन की वजह से कम्प्लीटली डिफरेंट और न्यू फील होते हैं। अगर हम ये सारे आर्केटाइप पढ़े तो कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। Step 6. Subplots. Characters and their relationships. सबप्लॉट हमारी मूवी की सेकेंडरी कहानी होती है जो मेन कहानी के साथ साथ चलती है।
सब प्लॉट को हम मिनी स्टोरीज भी कह सकते हैं। एक मूवी में ऐसी एटलीस्ट 2 से 3 मिनी स्टोरीज रहती है, पर हम स्टोरी में कैरेक्टर में डेप्थ ऐड करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस करने के लिए चाहे उतने सब प्लॉट्स ऐड कर सकते हैं। ये यूजुअली मेन कैरेक्टर की लाइफ का ही कोई डिफरेंट एस्पेक्ट या कोई डिफरेंट रिलेशनशिप एक्सप्लोर करते हैं या किसी साइड कैरेक्टर की कहानी एक्सप्लोर करते हैं। अगर मेन प्लॉट हमारे कैरेक्टर के प्राइमरी गोल पे फोकस करता है तो सब प्लॉट डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट रिलेशनशिप या डिफरेंट थीम एक्सप्लोर करते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर मेन स्टोरी लाइन अच्छी है तो ये एक्स्ट्रा के सब प्लॉट्स लिखे ही क्यों जाते हैं? तो ये सब प्लॉट्स कैरेक्टर की पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इनर स्ट्रगल के डीपर एस्पेक्ट को रिवील करने में हेल्प करते हैं। ये मेन स्टोरी लाइन को एनरिच करने में, एक्सप्लोर करने में, रीएनफोर्स करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी स्टोरी की थीम जस्टिस है तो सब प्लॉट में अगर हमारे कैरेक्टर का कोई लव वन क्राइम करता है तो हमारे कैरेक्टर का मॉरल डिलेमा इस स्टोरी की थीम को और मजबूत करेगा। ये सब प्लॉट मूवी की पेसिंग और रिदम कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। ये हाई स्टेक एक्शन से ब्रेक देने के लिए या एक्सट्रीम सीरियस सिचुएशन को ईज करने के लिए भी यूज़ होते हैं, या मेन स्टोरी लाइन में नए कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ होते हैं। ये सब प्लॉट्स वर्ल्ड बिल्डिंग में रियलिस्टिक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। देखो, रियल लाइफ में हम पर कोई एक मुसीबत नहीं आती, एक साथ कई मुसीबतें आती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पापा का एक्सीडेंट हो गया, उनकी हालत बहुत सीरियस है, वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ उनके पास रुक कर उनकी देखभाल करना ये हमारा प्राइमरी गोल है, ये हमारा मेन प्लॉट है, मेन कॉन्फ्लिक्ट है। अब इसमें सब प्लॉट्स ऐड होते रहेंगे। जैसे बॉस चिल्लाता रहेगा, ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो, काम क्यों नहीं कर रहे हो, काम नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो इसलिए तुम्हारे ऑफिस के कोवर्कर्स तुम्हें मिलने हॉस्पिटल आएंगे। अब तुम्हारी ऑफिस वाली गर्लफ्रेंड को पता चलेगा कि तुम शादीशुदा हो, फिर तुम्हारी बीवी तुम्हें डिवोर्स दे देंगी, और फिर देखो, मेरा पॉइंट ये है कि ये सब प्लॉट्स भले ही कंपलसरी ना हो, पर वो मेन स्टोरी लाइन में डेप्थ, कॉम्प्लेक्सिटीज़ और कॉम्प्लिकेशंस लाने के लिए बहुत इसेंशियल है। अब इस सब प्लॉट के कई टाइप्स हैं, पर इस वीडियो में हम 3 मेन टाइप देखने वाले हैं। सबसे पहला, पैरेलल प्लॉट। इसमें सब प्लॉट मेन स्टोरी लाइन को मिरर करता है और मेन स्टोरी लाइन के साथ साथ पैरेलल चलता है। इस सब प्लॉट के कैरेक्टर्स हमारे मेन कैरेक्टर जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल डिलेमा फेस करते हैं। ये सब प्लॉट फिल्म की थीम रीइंफोर्स करते हैं, एक सेम इशू पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डार्क नाइट मूवी में बैटमैन की मेन स्टोरी और हार्वी डेंट का सब प्लॉट साथ साथ चलता है। हार्वी डेंट गुनहगारों को जेल में डालकर कानूनी तौर पे सज़ा दिलाता है, बैटमैन भी गुनहगारों को कानूनी तौर से ही सज़ा दिलाता है। अब रेचल डॉज, जो दोनों की गर्लफ्रेंड है, मारी जाती है। यहाँ एक ही इशू पे 2 पर्सपेक्टिव दिखाए हैं। हार्वी डेंट उस बदले की आग में विलन बनता है और कानून अपने हाथ में लेकर रेचल की मौत के लिए जो भी जिम्मेदार थे उनको मारने लगता है, पर बैटमैन अभी भी कानून के दायरे में रहकर उन गुनहगारों को कानूनी तौर से सज़ा दिलाने की कोशिश करता है। सिचुएशन एक ही है, पर दोनों के रिएक्शंस अलग अलग हैं। सब प्लॉट का दूसरा टाइप है द कैरेक्टर आर्क सब प्लॉट। ये सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव सब प्लॉट है। ये मेन कैरेक्टर या साइड कैरेक्टर का सब प्लॉट हो सकता है। ये यूजुअली कैरेक्टर के पर्सनल इश्यूज़ पे, कैरेक्टर की ग्रोथ, चेंज और रिजोल्यूशन की जर्नी पे फोकस करता है। ये यूजुअली मेन कैरेक्टर की फाइनल रेजोल्यूशन से कुछ इस तरह टाइड अप रहता है कि ये सब प्लॉट रिजोल्व होने के बाद ही मेन स्टोरी लाइन का फाइनल रेजोल्यूशन अचीव हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेन स्टोरी लाइन में हीरो को कमिटमेंट इश्यूज़ है तो सब प्लॉट में उसके पेरेंट्स के साथ के खराब रिलेशंस दिखा जाएंगे, जो एक्सप्लेन करता है कि पेरेंट्स की वजह से ही बचपन से हीरो में ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हुए हैं और उसकी वजह से ही वो कमिटमेंट से डरता है। अब पेरेंट्स को कन्फ्रंट करने के बाद ही, उनके साथ का रिलेशन ठीक करने के बाद ही हीरो के कमिटमेंट इश्यूज सॉल्व होंगे। सब प्लॉट का तीसरा टाइप है द ABC स्ट्रक्चर। इसमें मेन स्टोरी लाइन को A कहते हैं और सब प्लॉट्स को B, C या D कहते हैं। ये सारे सब प्लॉट, सारी कहानियाँ एक दूसरे में पिरोई रहती है और टुकड़ों टुकड़ों में एक के बाद एक क्रॉस कट में दिखाई जाती है। ये कहानियाँ सिर्फ एक दूसरे से पैरेलल ही नहीं चलती, बल्कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी रहती है, और ये सब कहानियाँ मल्टीपल की मोमेंट्स पे एक दूसरे से कोलाइड होती है, जिससे लार्जर और मोर इम्पैक्टफुल स्टोरी क्रिएट होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हॉलीवुड की मूवी लव एक्चुअली, जिससे काफ़ी सिमिलर मूवी बॉलीवुड में बनी थी, सलामे इश्क।
ये दोनों मूवीज़ ABC स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो ये सारे सब प्लॉट्स मेन स्टोरी की तरह ही लिखे जाते हैं। ऐसा समझ लो हम मेन स्टोरी के लिए शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं। अगर फिर भी आप चाहते हो मैं इस पर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप गाइड वाली वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। Step 7. Beat outline the story's heartbeats. अगर हम इससे पहले के सारे स्टेप्स सीक्वेंस में फॉलो करते हैं तो अब तक हमारे पास एक अच्छा आइडिया, कॉन्सेप्ट या थीम होगी जिस पे हम प्लॉट मोटिवेटर, स्टोरी स्पाइसर्स, ड्रामेटिक सिचुएशंस जैसे राइटिंग टूल्स यूज़ करके हमारी स्टोरी डेवलप कर चुके होंगे। हमारे पास इस स्टोरी के सिनॉप्सिस और ट्रीटमेंट के फॉर्म में डिटेल मैप्स होंगे। हमारे पास वेल डेवलप्ड 3 डायमेंशनल कैरेक्टर्स होंगे। हमारे पास सब प्लॉट्स होंगे जो हमारी कहानी की मेन थीम को रीइंफोर्स करने में हेल्प करेंगे। तो अब टाइम है ये सारा मटेरियल यूज़ करके हमारी स्टोरी को शेप और स्ट्रक्चर देने की, जिसमें आगे के 3 स्टेप्स हमारी बहुत हेल्प करेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, बीट आउटलाइन। देखो जब भी कोई घर या बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले उस घर के लिए मजबूत नींव बनाते हैं जिस पर बाकी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ऐसा समझ लो ये बीट आउटलाइन हमारी कहानी की नींव है जिस पर हम पूरी कहानी खड़ी करने वाले हैं। तो जितनी मजबूत नींव रहेगी उतनी ही अच्छी हमारी कहानी होगी। इस बीट आउटलाइन की हर बीट हमारी कहानी की हार्ट बीट यानी धड़कन रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमें कहानी का हर वो इम्पोर्टेंट पल लिखना है जो हमारी कहानी समझने के लिए ज़रूरी है। हमारी कहानी का हर एक इम्पोर्टेंट इवेंट या बिग डिसीजन या सिग्निफिकेंट इमोशनल चेंज हमें इस बीट आउटलाइन में एक बीट के रूप में लिखना है। इन शॉर्ट, बीट आउटलाइन ये एक लिस्ट है जिसमें हमारी कहानी की हर वो इम्पोर्टेंट घटना लिखी जाती है जो हमारी कहानी समझने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। देखो कई बार डायलॉग्स, एक्शन और हर सीन इमेजिन करके डिटेल में लिखना राइटर्स के लिए बहुत इंटिमिडेटिंग होता है। हम लिखना तो शुरू करते हैं पर अब आगे क्या लिखना है ये हमें समझ नहीं आता। स्क्रीन प्ले लिखने से पहले बीट आउटलाइन लिखने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस लिस्ट में हमें बस मेन चीज़ों पर ही फोकस करना है जो हमारा काम काफ़ी सिंपल कर देता है। बीट आउटलाइन लिखने से हमारी कहानी की इनकंसिस्टेंसीज, पेसिंग इश्यूज और प्लॉट होल्स, हमारी कहानी में इनफ एक्साइटिंग बीट्स है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करके उन्हें सॉल्व करने में हेल्प होती है, जिससे कहानी रिवाइज करने में बहुत टाइम सेव होता है। अगर एक स्क्रीन प्ले पे एक से ज़्यादा राइटर्स काम कर रहे हैं तो ये बीट आउटलाइन उनमें कोलैबोरेशन आसान कर देता है। अब ये बीट आउटलाइन लिखने के सिंपल रूल्स है। हर बीट शॉर्ट एंड स्वीट रखना है। हर बीट ये बस एक लाइन या एक फ्रेज में लिखी जाएगी। इसमें आपको बस एक्शन या पर्पस लिखना है, एक्सपोजिशन, डायलॉग या डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। ऐसा समझो ये बीट हमने खुद के लिए लिखी हुई नोट है ताकि हमें याद रहे कि आगे कहानी में क्या होता है। ये आउटलाइन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखनी है। हो सकता है हम नॉन लीनियर स्टोरी लिख रहे हो, फिर भी हमें ये आउटलाइन लीनियर ही लिखनी है। बाद में हम इसे चाहे वैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, पर फिलहाल इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखना है। ये बीट आउटलाइन लिखते वक्त हर राइटर अपने पसंदीदा स्टोरी स्ट्रक्चर यूज़ करके या जो स्टोरी स्ट्रक्चर उसे बेस्ट लगता है वो यूज़ करके ये बीट आउटलाइन लिखता है। कोई ब्लेक स्नाइडर का सेव द कैट स्ट्रक्चर यूज़ करता है तो कोई डैन हरमन का सर्कुलर स्टोरी स्ट्रक्चर, कोई 3x स्ट्रक्चर यूज़ करता है तो कोई 5x स्ट्रक्चर यूज़ करता है। तो चलो अब 3x स्ट्रक्चर यूज़ करके हमारी हैरी पॉटर वाली कहानी की बीट आउटलाइन लिखते हैं। एक्ट 1, बीट 1। हैरी को डर लगता है कि कहीं वो एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए। बीट 2, एक गॉब्लिन हैरी की स्पेल बुक चुरा लेता है। बीट 3, प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी को किताब वापस लाने के लिए एन्चेंटेड फॉरेस्ट में जाने की सलाह देते हैं। अब यहाँ शुरू होगा एक्ट 2। बीट 4, हैरी फॉरेस्ट में जाते ही खो जाता है। बीट 5, हैरी माया नाम की ड्रैगन से मिलता है जो अपनी आग उगलने की शक्ति खो बैठी है। बीट 6, हैरी और माया एक दूसरे की मदद करने को तैयार होते हैं। बीट 7, दोनों फॉरेस्ट में कई चैलेंजेस फेस करते हैं। हैरी फिर से अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। बीट 8, माया को उसकी शक्ति वापस मिलती है और ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक्ट 3, बीट 9, उन्हें गॉब्लिन का अड्डा मिलता है जहाँ ट्रैप्स ही ट्रैप्स लगे हैं। बीट 10, हैरी गॉब्लिन को अपनी चालाकी और स्पेल्स से हराता है, वो भी बिना स्पेल बुक की। बीट 11, हैरी और माया स्पेल बुक लेकर हॉगवर्ट्स वापस आते हैं। बीट 12, एग्ज़ाम देते वक्त हैरी को रियलाइज़ होता है कि उसे तो स्पेल बुक की ज़रूरत ही नहीं थी।
बीट 13, हैरी एग्जाम में पास होता है। अब उसे खुद की मैजिक और फ्रेंडशिप पे कॉन्फिडेंस है। एक इम्पॉर्टेंट नोट, देखो हमने पहले ट्रीटमेंट लिखी और फिर बीट आउटलाइन लिखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने जिस किताब में पढ़ा है उसमें यही सीक्वेंस दिया गया था। पर कई राइटर्स पहले ये बीट आउटलाइन लिखते हैं और फिर ट्रीटमेंट लिखते हैं, क्योंकि बीट आउटलाइन लिखने से ट्रीटमेंट लिखना आसान हो जाता है। आपको बस आपकी हर बीट को 2 से 3 लाइन में डिस्क्राइब करना है और हो गई आपकी ट्रीटमेंट रेडी। Step 8. Step outline. The story's footsteps. एक इम्पोर्टेंट नोट, इस आउटलाइन में सीन को ही स्टेप कहा जाता है। तो जब भी मैं स्टेप वर्ड यूज़ करूँ तो उसका मीनिंग सीन है। यह सीन का मिनी वर्जन, बेसिक वर्जन है। याद रहे, स्टेप मतलब सीन, सीन ही स्टेप है। देखो, अगर बीट आउटलाइन घर का ढांचा बनाने जैसा है तो स्टेप आउटलाइन उसमें ईंटों की दीवार खड़ी करने जैसा है। स्टेप आउटलाइन ये कहानी में क्या क्या होता है इसकी मोर डिटेल्ड सीन बाय सीन लिस्ट है। एक बीट से दूसरे बीट तक जाने के लिए जो जो सीन ज़रूरी है उन्हें हमें इस लिस्ट में लिखना है। तो बीट आउटलाइन के एक बीट में ऐसे कई सीन्स या स्टेप्स हो सकते हैं। अगर बीट आउटलाइन हमारी कहानी की धड़कनें रिप्रेजेंट करती है तो स्टेप आउटलाइन हमारे कैरेक्टर की कहानी के फुट स्टेप्स रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी कहानी कैसे कैसे और कहाँ जा रही है। बीट आउटलाइन लिखने के जो फ़ायदे हमने देखे थे, स्टेप आउटलाइन लिखने के भी एग्जैक्ट सेम फ़ायदे हैं। ये हमें क्रिएटिव ब्लॉक से बचाता है, कहानी लिखने में आसानी होती है, कोलैबोरेशन करना इजी होता है, कहानी के प्रॉब्लम्स ढूंढ के उन्हें फिक्स करने में आसानी जाती है। ये स्टेप आउटलाइन लिखने के भी कुछ रूल्स है, ये यूँ कहो कि गाइडलाइंस है। ये स्टेप आउटलाइन हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, हर स्टेप को नंबर देना है और ये सारे स्टेप्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखना है। जब भी किसी कैरेक्टर को पहली बार मेंशन किया जाएगा तो उसका पूरा नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है और उसकी एज मेंशन करनी है। इस आउटलाइन के हर स्टेप का, हर सीन का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। हर स्टेप लिखने से पहले हमें खुद से पूछना है कि ये स्टेप का क्या पॉइंट है, इस सीन का क्या पर्पस है, क्या ये सीन कोई नैरेटिव फंक्शन सर्व करता है, क्या ये सीन हमारे कैरेक्टर्स के बारे में कुछ रिवील करता है, क्या ये सीन हमारी कहानी को या सब प्लॉट को आगे बढ़ाने में मदद करता है, क्या ये सीन कहानी में नए कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस करता है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट में स्टिक्स बढ़ाता है, क्या ये सीन कहानी की मेन थीम को रीइंफोर्स करता है। अगर ये सीन इनमें से कुछ नहीं करता तो उसे हमारी कहानी में, हमारी मूवी में होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे हर स्टेप में क्या होता है ये हमें एक्शन बाय एक्शन डिस्क्राइब करना है। याद रहे, हमें बस इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्क्राइब करना है, पूरा सीन नहीं लिखना है। अगर कोई डायलॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ही उसे इस स्टेप में लिख सकते हैं, अदरवाइज डायलॉग नहीं लिखना है। इस आउटलाइन में कैरेक्टर के एक्सटर्नल जर्नी के साथ साथ इंटरनल जर्नी को भी मेंशन करना है। हर बार जब कैरेक्टर के इमोशंस में चेंज आता है तो हमें उसे मेंशन करना ही है। अब देखते हैं कि ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए स्टेप आउटलाइन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जिस बीट के लिए हम ये स्टेप्स लिख रहे हैं उसे लिखना है, फिर सीन नंबर लिखकर सीन का नाम या टाइटल लिखना है, फिर हमें स्लग लाइन लिखना है, मतलब सीन अंदर हो रहा है या बाहर, ये लिखकर फिर लोकेशन और टाइम ऑफ द डे लिखना है, फिर इस सीन में कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट है वो लिखना है, फिर लिखनी है एक्शन। इस सीन में क्या होता है ये स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब करना है और सबसे आखिरी में इस सीन का पर्पस लिखना है। तो चलो अब हमारी हैरी पॉटर वाली कहानी की स्टेप आउटलाइन बनाते हैं। सबसे पहले बीट लिखेंगे। बीट 1, हैरी को डर लगता है कि कहीं वो एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए। फिर हम टाइटल लिखेंगे सीन 1, इंट्रोडक्शन ऑफ हैरी। फिर हम स्लग लाइन लिखेंगे इंटीरियर, हॉगवर्ट्स लाइब्रेरी, डे। अब इस सीन में कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट है वो लिखेंगे, तो इसमें हैरी और हरमाइनी प्रेजेंट है। अब हम इस सीन का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। हैरी 15, स्मॉल एंड टिमिड, नर्वसली लाइब्रेरी में इधर उधर घूम रहा है। वो कॉम्प्लेक्स स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा है पर उसके हाथ काँप रहे हैं। हरमाइनी 15, कॉन्फिडेंट टैलेंटेड विच आती है और बड़ी आसानी से स्पेल कास्ट करती है। उसे देखकर हैरी और इनसिक्योर फील करता है। और सबसे आखिरी में हम सीन का पर्पस लिखेंगे। तो ये सीन हैरी का कैरेक्टर एस्टेब्लिश करता है, उस पर बढ़ता हुआ प्रेशर और उसकी इनसिक्योरिटीज़ दिखाता है। इम्पॉर्टेंट नोट, देखो मूवी की ओपनिंग इस तरह नहीं करते हैं, ये हम बस स्टेप आउटलाइन का एग्जाम्पल देख रहे हैं।
मूवी की ओपनिंग करने के तरीकों पर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। अब इसी तरह हम इस आउटलाइन का सेकंड स्टेप लिखेंगे। सीन 2, एग्जाम की अनाउंसमेंट। इंटीरियर, क्लासरूम, डे, कैरेक्टर प्रेजेंट, हैरी, प्रोफेसर डम्बलडोर और अदर स्टूडेंट्स। एक्शन, प्रोफेसर डम्बलडोर 70 वाइज बट स्टर्न आने वाले ग्रैंड मैजिक एग्जाम की अनाउंसमेंट करते हैं। उस एग्जाम की कठिनाइयों पर जोर देते हैं। हैरी डर जाता है पर बाकी स्टूडेंट्स एग्जाम को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। पर्पस, कहानी का सेंट्रल चैलेंज इंट्रोड्यूस करना और हैरी का फियर दिखाना। आई थिंक पहले बीट के लिए ये 2 स्टेप्स काफ़ी है। अब आएगी नेक्स्ट बीट। बस इसी तरह हमें बाकी बची हुई स्टेप आउटलाइन पूरी करनी है। ये स्टेप आउटलाइन लिखते वक्त राइटर्स अक्सर ड्वाइट स्वेन का सीन एंड सिक्वल मॉडल यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Step 9. Structuring the story's blueprint. स्टेप आउटलाइन लिखने के बाद हमें पता है कि हमारी कहानी में एग्जैक्टली कितने सीन्स हैं और अब वो कहाँ प्ले होंगे। अब बारी है इन सारे सीन्स को रीअरेंज करने की। हमें इन सारे सीन्स को कुछ इस तरह अरेंज करना है कि हमारी कहानी और एक्साइटिंग बने, और ड्रामेटिक बने, एंटरटेनिंग बने, ऑडियंस को बोर ना हो और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। इन शॉर्ट, हमें स्टोरी स्ट्रक्चर को लीनियर से नॉन लीनियर स्टोरी स्ट्रक्चर में बदलना है। देखो, ज़रूरी नहीं कि हम इसे नॉन लीनियर स्टोरी बनाएं। ज़रूरी नहीं कि हम सारे सीन्स रीअरेंज करें। चाहे तो हम 1-2 सीन्स भी रीअरेंज कर सकते हैं, या चाहे तो ये पूरी स्टेप भी अवॉइड कर सकते हैं। मोस्ट मूवीज़ में लीनियर स्टोरी लाइन होती है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही प्ले होती है। उसमें कोई गलत नहीं है, पर फिर भी क्रिस्टोफर नोलन और टैरेंटिनो जैसे राइटर्स नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग प्रीफर करते हैं, क्योंकि उससे कहानी की पेसिंग और रिदम कंट्रोल होता है। ऑडियंस को कहानी बोर नहीं होती, वो स्टोरी समझने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग से कहानी का कॉन्फ्लिक्ट और एंडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एक्सपोजिशन बोरिंग या फोर्स नहीं लगता। ऑडियंस को जब जो चीज़ जानना ज़रूरी है तब वो सीन डाला जा सकता है, भले ही वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना हो। देखो, क्रिस्टोफर नोलन की डनकर्क मूवी हो या प्रेस्टीज, या टैरेंटिनो की पल्प फिक्शन मूवी हो, ये भले ही नॉन लीनियर स्टोरीज है, पर स्टोरी लिखते टाइम तो इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखा गया है, बस बाद में इन्हें रीस्ट्रक्चर, रीअरेंज किया गया है। ये सीन्स रीअरेंज करने में आसानी जाए इसलिए राइटर्स अक्सर स्टेप आउटलाइन बनाने के बाद सारे सीन्स के फिजिकल या डिजिटल इंडेक्स कार्ड बनाते हैं, ताकि उन्हें बार बार रीअरेंज करके देख सके कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा इफेक्टिव है। हम चाहे तो ब्लैंक पेजेस काट के उनके इंडेक्स कार्ड बना सकते हैं, या स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं, या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अब सवाल ये आता है कि हमने हमारी कहानी कैसे स्ट्रक्चर करनी चाहिए, सीन्स कैसे रीअरेंज करने चाहिए। तो इसका कोई रूल या गाइडलाइन नहीं है, हम जैसे चाहे हमारी कहानी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। बस हमें सीन्स इस तरह अरेंज करने हैं कि लोग कहानी समझ सके। अगर फिर भी आपको गाइडलाइन चाहिए तो हॉलीवुड में हज़ारों मूवीज़ बनी हैं, उनके स्ट्रक्चर स्टडी कर हम हमारे सीन्स उस वे में अरेंज कर सकते हैं। जैसे मेमेंटो मूवी का हेयर पिन बेंड स्ट्रक्चर है, डनकर्क और ओपनहाइमर का पैरेलल स्ट्रक्चर है। ऐसे कई स्ट्रक्चर्स है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, एपिसोडिक स्ट्रक्चर, हीरोज जर्नी, फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड स्ट्रक्चर, फ्रेम नैरेटिव स्ट्रक्चर, रॉशमन इफेक्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्ट्रक्चर, हाइपरलिंक सिनेमा स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्टोरी स्ट्रक्चर और मैट्रियोस्का डॉल स्ट्रक्चर। हो सकता है इन स्ट्रक्चर में हमारे सीन्स फिट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी पड़े, पर वो मेहनत वर्थ इट रहेगी। और ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक स्ट्रक्चर को ही यूज़ करें। हॉलीवुड में अक्सर इन स्ट्रक्चर्स को उनके ओरिजिनल ट्रू फॉर्म में यूज़ करने की जगह उन्हें इम्प्रोवाइज करते हैं या दूसरे स्ट्रक्चर से मिक्स करते हैं। Step 10. Vivid scene description. Painting pictures. अगर आपने अब तक के सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, अपना होमवर्क किया है, तो अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या होना चाहिए। कहीं हमारी कहानी में प्लॉट होल्स या बाकी कोई इश्यूज तो नहीं है। इन सब पे हम ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। अब बस हमें फोकस करना है सीन्स और डायलॉग लिखने पे। देखो, राइटर्स सीन लिखने के शुरुआती दिनों में जो ट्रिक्स यूज़ करते हैं मैं आपको वही बताने वाला हूँ, क्योंकि सीन्स लिखने के लिए ऐसे कोई पर्टिकुलर रूल्स या गाइडलाइंस नहीं है।
और एक बार आपको सीन लिखने की आदत पड़ जाए तो आपको सीन इमेजिन करके लिखने के लिए इन ट्रिक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, हमने स्टेप आउटलाइन में जो स्टेप लिखी है, जो सीन्स लिखे हैं, उन्हें ही हमें अब डिटेल में डिस्क्राइब करना है। जब भी कोई राइटर कहानी लिखता है तो वो उसे अपनी आंखों के सामने होते हुए विजुलाइज करता है और वो जो कुछ भी देख रहा है उसे ही लिखता जाता है। पर अक्सर हमारे तुम्हारे जैसे नए राइटर्स को कहानी इमेजिन करना, मूवी विजुलाइज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आपकी भी सेम कंडीशन है तो मैं आपको कुछ सवाल बता रहा हूँ जिनके जवाब डिटेल में लिखने से, डिस्क्राइब करने से आपको सीन विजुलाइज करने में काफ़ी हेल्प होगी। अब हो सकता है आपको एक क्वेश्चन पेचीदा लगे या इन्हें कैसे यूज़ करना है ये आपको समझ ना आए, तो आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें। इसी वीडियो में हम हैरी पॉटर वाली कहानी का पहला सीन साथ मिलकर लिखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना। तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। ये सीन कब और कहाँ हो रहा है? इस सीन में कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट है? इन कैरेक्टर्स की इमोशनल स्टेट क्या है? इस सीन में क्या होता है? इस सीन का क्या पर्पज़ है? इस सीन में हमारे कैरेक्टर्स को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो क्या सीखते हैं? इस सीन से ऑडियंस को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? इस सीन में हमारे कैरेक्टर का गोल या एजेंडा क्या है? इस सीन का हमारे कैरेक्टर का मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? और इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट क्या होता है? हीरो हारता है या जीतता है? देखो, ये ऊपर के 3 सवाल हमारे कैरेक्टर का एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं, जबकि नेक्स्ट 3 सवाल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं। हमारे कैरेक्टर की उस हार या जीत पे क्या रिएक्शन है, उसका डिलेमा क्या है, और फाइनली वो क्या डिसीजन लेता है। जब हमारे पास इन सारे सवालों के जवाब होंगे तो हमें हमारा सीन अच्छे से विविडली विजुलाइज करके ऑडियंस को समझ में आए और इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग हो, इस तरह लिखना है। देखो, क्वेश्चंस 1 से 7 तक हम चाहे वो सीक्वेंस में लिख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। पर हमारा सीन हम 8 से 13 के सीक्वेंस में ही लिखेंगे। मतलब सीन की शुरुआत में हम कैरेक्टर का गोल क्या है वो दिखाएंगे, फिर उसका कॉन्फ्लिक्ट, फिर उस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट दिखाएंगे, फिर कैरेक्टर का रिएक्शन, उसका डिलेमा और फाइनली उसका डिसीजन दिखाएंगे। इन सवालों के साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि हमारा ये सीन इसके बाद के सीन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमें सीन्स कुछ इस तरह कनेक्ट करने हैं कि स्टोरी ऑर्गेनिकली फ्लो हो। तो चलो, अब हम हमारे हैरी पॉटर वाली कहानी का लाइब्रेरी वाला सीन इन्हीं सवालों की मदद से लिखने की कोशिश करते हैं। अब ऑब्वियसली मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाऊँगा, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है कि शायद ही कोई यहाँ तक देखे, पर फिर भी मैं शॉर्ट में ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले ये सीन कब हो रहा है, सीन की लोकेशन क्या है? तो हमारा सीन हॉगवर्ट्स की लाइब्रेरी में दिन में हो रहा है। अब हमें ये सीन इमेजिन करने के लिए हॉगवर्ट्स की लाइब्रेरी कैसी दिखती है ये जानना ज़रूरी है। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, गूगल पे सर्च कर लो। कोई भी लोकेशन हो, वाइट हाउस का ओवल ऑफिस हो या किसी बिलियनियर का मैंशन हो या कोई 5 स्टार होटल का कमरा, हमें गूगल पे इमेजेस मिल ही जाएगी। हमें बस रेफरेंस के लिए कुछ इमेजेस निकालने हैं। चलो, अब हमें पता है कि हॉगवर्ट्स की लाइब्रेरी में बड़ी बड़ी आर्चेस है, टेबल्स है जिनके पीछे 10-12 फुट ऊंची किताबों की अलमारियां हैं। दूसरा सवाल, इस सीन में कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट है? तो इस सीन में हैरी और हरमाइनी प्रेजेंट है और ऑब्वियसली लाइब्रेरियन और कुछ और बच्चे भी होंगे। उनकी इमोशनल स्टेट क्या है? तो हैरी फ्रस्ट्रेटेड है, डरा हुआ है कि कहीं वो एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए। हरमाइनी अपने आप में प्राउड है और कॉन्फिडेंट है। इस सीन में क्या होता है? इस सीन में हैरी एक कॉम्प्लेक्स स्पेल याद करने की, कास्ट करने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं हो रहा है। तभी वहाँ हरमाइनी आती है और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्पेल बड़ी आसानी से कास्ट करती है, जिसे देख हैरी को और इन्फीरियर फील होता है। इस सीन का पर्पस क्या है? तो ये सीन हैरी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है, हैरी पे बढ़ता हुआ प्रेशर और उसकी इनसिक्योरिटीज़ दिखाता है। इस सीन से हमारे कैरेक्टर को क्या पता चलता है? तो इस सीन से हैरी को पता चलता है कि उसके फ्रेंड्स उससे कहीं आगे है और स्पेल कास्ट करना इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर हरमाइनी कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकता? और उसे पता चलता है कि वो किताब के बिना स्पेल कास्ट नहीं कर सकता।
हरमाइनी को पता चलता है कि हैरी मैजिक स्पेल में स्ट्रगल कर रहा है। इस सीन में ऑडियंस को क्या पता चलता है? तो इस सीन से ऑडियंस को पता चलता है कि हैरी अपने इनसिक्योरिटीज़, डर और प्रेशर की वजह से पीछे है। चाहता तो हरमाइनी से हेल्प ले सकता था। इस सीन में हैरी का गोल क्या है, हैरी का वांट क्या है? तो हैरी चाहता है कि वो एक कॉम्प्लेक्स स्पेल सक्सेसफुली कास्ट करे, पर डीपर लेवल पे हैरी खुद को, दुनिया को ये साबित करना चाहता है कि वो इस हॉगवर्ट्स में अपने माँ और पिता की वजह से नहीं है, बल्कि वो खुद भी एक टैलेंटेड विज़ार्ड है। इस सीन में हैरी का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, चैलेंज या ऑब्स्टेकल क्या है? तो हैरी के माँ बाप बहुत बड़े विज़ार्ड थे, तो सबको एक्सपेक्टेशंस है कि हैरी भी बहुत बड़ा विज़ार्ड बनेगा। पर यहाँ तो हैरी बिना किताब के स्पेल कास्ट भी नहीं कर पा रहा, जिससे उसकी इनसिक्योरिटीज़ और बढ़ती है। इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट क्या होता है? विक्ट्री होती है या डिज़ास्टर होता है? तो हैरी ना सिर्फ स्पेल कास्ट करने में बार बार फेल होता है, बल्कि वो जब हरमाइनी को बड़े आसानी से उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्पेल कास्ट करते हुए देखता है, तो खुद का फेल्यूर उसे और भी ह्यूमिलेटिंग लगता है। इस डिज़ास्टर पे हैरी कैसे रिएक्ट करता है? हैरी फ्रस्ट्रेट होता है और उसे अपने आप पे गुस्सा आता है। इस डिज़ास्टर के बाद हैरी क्या डिलेमा फेस करता है, क्या चॉइस फेस करता है? तो यहाँ हैरी का डिलेमा है कि उसे अपनी फ्रेंड हरमाइनी से मदद मांगनी चाहिए या नहीं। अगर वो मदद मांगता है तो उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, पर सब ये सोचेंगे कि हैरी अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकता। और फाइनली हैरी क्या डिसीजन लेता है? तो हैरी हरमाइनी की हेल्प लिए बिना खुद के भरोसे स्पेल सीखना चूज़ करता है। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ हैरी के गोल, हैरी के कॉन्फ्लिक्ट, डिज़ास्टर, रिएक्शन, डिलेमा और डिसीजन लिखे हैं। हरमाइनी के स्किप किए हैं। वो इसलिए क्योंकि इस सीन में हैरी अकेला ही एक्टिव कैरेक्टर है, हरमाइनी बस एक पैसिव कैरेक्टर है। इसलिए हमने उसकी सिर्फ बेसिक इन्फो ही लिखी है, उसका इंटरनल या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट नहीं लिखा। तो याद रहे, सीन में जितने भी एक्टिव कैरेक्टर हैं उनके लिए सारे सवालों के जवाब लिखना ज़रूरी है, पर जो पैसिव कैरेक्टर है उनके लिए सिर्फ 1 से 7 तक ही सवाल लिखने हैं। तो अब ये सीन इमेजिन करने के लिए, लिखने के लिए हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन है। तो चलो अब हम साथ मिलकर ये सीन इमेजिन करते हुए लिखने की कोशिश करते हैं। देखो, अब हम जानते हैं कि हॉगवर्ट्स में बड़ी बड़ी आर्च्ड विंडोज़ है, बड़े बड़े 10-12 फीट के बुक शेल्फ है और हैरी अपना स्पेल कास्ट कर रहा है। तो चलो मेरे साथ इमेजिन करो कि हैरी लाइब्रेरी के कोने में खिड़की के पास टेबल पर बुक रख के स्पेल कास्ट कर रहा है। कोने में इसलिए क्योंकि हैरी नहीं चाहता कोई उसे फेल होते देखे, और खिड़की के बाहर दरिया है तो उधर से भी कोई नहीं देख सकता। इससे हम हैरी की इनसिक्योरिटीज़ दिखा सकते हैं। हम ये भी दिखा सकते हैं कि लंच ब्रेक शुरू है, इसलिए हैरी लाइब्रेरी खाली होने का फ़ायदा उठा के अकेले में स्पेल प्रैक्टिस कर रहा है। हम ये भी जानते हैं कि हैरी को फेल होने का डर है, तो ऑब्वियसली उसे एंजाइटी भी होगी। तो अब इमेजिन करो कि जब वो बुक से स्पेल पढ़ रहा है तो उसके हाथ काँप रहे हैं या वो पैर टैप कर रहा है, और जब वो स्पेल कास्ट करने जाता है तो उसकी वॉन्ड से सिर्फ छोटे छोटे स्पार्क्स ही निकल रहे हैं। इसलिए वो बार बार किताब में देखता है, 2-3 बार पढ़ते हुए वॉन्ड की मूवमेंट किताब से देखते हुए ट्राई करता है। किताब से दूर होके एक बार फिर वो वॉन्ड वेव करते हुए स्पेल बोलता है, पर इस बार पहले से भी कम स्पार्क्स निकलते हैं। अब हम जानते हैं कि हैरी फ्रस्ट्रेटेड है और खुद पे गुस्सा होता है। तो हैरी का गुस्सा दिखाने के लिए हम दिखा सकते हैं कि हैरी चिढ़कर टेबल पर ज़ोर से हाथ मारता है और फिर से किताब से स्पेल रटने की कोशिश करता है। उसका फ्रस्ट्रेशन, उसकी एंजाइटी दिखाने के लिए हम दिखा सकते हैं कि हैरी किताब से स्पेल पढ़ते हुए एक हाथ से वॉन्ड टेबल पे टैप कर रहा है और दूसरे हाथ से अंगूठे का नाखून चबा रहा है। यहाँ हमने इस सीन के एक्टिव कैरेक्टर हैरी का गोल, कॉन्फ्लिक्ट और रिजल्ट दिखा दिया है। अब बारी है उसके फेलियर को डिज़ास्टर में बदलने की। अब बारी है हरमाइनी को इंट्रोड्यूस करने की। हमें पता है कि हरमाइनी का मैजिक देखकर हैरी खुद को और छोटा फील करता है, तो ऑब्वियसली हमें हरमाइनी को कुछ क्रिएटिव और बड़ा मैजिक करते हुए दिखाना होगा। और हम ये भी जानते हैं कि हरमाइनी हैरी का स्ट्रगल देखती है और हैरी चाहे तो उसकी मदद ले सकता है। तो अब मेरे साथ इमेजिन करो कि हरमाइनी चलते आ रही है, उसके पीछे ढेर सारी किताबें उड़ते हुए उसे फॉलो करते हुए आ रही है। हरमाइनी के एक छोटे से इशारे पे सारी किताबें शेल्फ पे अपनी अपनी जगह पे चली जाती है। वो हैरी को देखती है। हैरी नज़र चुराकर अपना चश्मा ठीक करते हुए
फिर से किताब से स्पेल पढ़ने लगता है। अब हमें ये दिखाना है कि हैरी चाहे तो हरमाइनी से हेल्प मांग सकता था। चलो इमेजिनेशन कंटिन्यू करो। हरमाइनी हैरी के पास आती है और कहती है, लंच ब्रेक में भी इतनी पढ़ाई? हैरी उसकी तरफ देखकर ऑकवर्ड स्माइल देता है और फिर से किताब में से पढ़ने लगता है। हरमाइनी पूछती है, परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तभी नेक्स्ट क्लास की बेल बजती है। हैरी किताब बंद करता है और किताब बैग में रखते हुए फिर से ऑकवर्ड स्माइल देते हुए कहता है, नहीं तो कुछ भी नहीं। यहाँ इस डायलॉग में हमने ये भी बता दिया कि हैरी लंच ब्रेक में स्पेल प्रैक्टिस कर रहा था और हम जानते हैं कि नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर डम्बलडोर एग्ज़ाम अनाउंस करते हैं। तो हमने नेक्स्ट क्लास की रिंग बेल होते हुए दिखाई, जिससे ये सीन भी एंड होता है और ऑर्गेनिकली नेक्स्ट सीन से कनेक्ट भी करता है। अब बस हमने जैसा सीन इमेजिन किया है वैसे के वैसे पेपर पे लिखना है, और हाँ, आप चाहे उतना डिटेल में चीज़ें लिख सकते हैं। Step 11. How to write dialogues. हमारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से जो बात करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, जोक्स बनाते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके सीक्रेट शेयर करते हैं, उसे डायलॉग्स कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि अच्छे डायलॉग्स की निशानी है कि वो रियल साउंड करते हैं, रियल कन्वर्सेशन जैसे फील होते हैं। हम रियल लाइफ में जैसे बात करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं। पर ऐसा नहीं है। मूवी के डायलॉग्स हम रियल लाइफ जैसे कैजुअल कन्वर्सेशन करते हैं वैसे नहीं होते। मूवी के डायलॉग्स ये हाईली कॉम्प्रेस्ड, प्रिसाइज, ब्रीफ और बहुत सोच समझ के लिखे हुए होते हैं। डायलॉग के हर एक वर्ड का कोई ना कोई पर्पस होता है। हमारी 120 मिनट की मूवी का हर एक सेकंड मायने रखता है। तो हम हमारा वैल्यूएबल मूवी टाइम रियल लाइफ जैसे मीनिंगलेस, इनकोहेरेंट, रैम्बलिंग टाइप के पर्पसलेस डायलॉग्स पे वेस्ट नहीं कर सकते। मूवी के डायलॉग्स ये सिर्फ कन्वर्सेशन के लिए नहीं होते, ये एक लिटरेरी डिवाइस होते हैं जिनका क्लियर नैरेटिव फंक्शन होता है। और यही डायलॉग लिखने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें ऐसे डायलॉग्स लिखने हैं जो प्रिसाइज हो, ब्रीफ हो, कॉन्शाइज हो, कॉम्प्रेस्ड हो, एंटरटेनिंग हो और वो नैरेटिव फंक्शंस भी सर्व करे, और फिर भी वो नेचुरल रियल लाइफ कन्वर्सेशन जैसे लगे। ऑडियंस को ऐसे ना लगे कि ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेशन देने के लिए कैरेक्टर्स कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो चलो अब सबसे पहले देखते हैं कि ये डायलॉग्स के क्या नैरेटिव फंक्शंस है, मतलब ये डायलॉग्स का क्या कथात्मक कार्य है, इनका कहानी में क्या काम है। तो इनके 3 मेन नैरेटिव फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला, एक्सपोजिशन। तो ये डायलॉग्स इन्फॉर्मेशन रिवील करने का काम करते हैं। डायलॉग्स हमें इसेंशियल प्लॉट डिटेल्स, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या जिस वर्ल्ड में ये कहानी हो रही है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। पर याद रहे, हमें गार्बेज डंप करने जैसे एक बार में ही सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। इस एक्सपोजिशन को ब्रेड क्रम्स की तरह पूरे सीन में बिखेरना है ताकि ऑडियंस खुद एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन उठाए। हमें एक्सपोजिशन टेबल टेनिस की तरह 2 कैरेक्टर्स के बैक एंड फोर्थ डायलॉग से रिवील करना है। फॉर एग्जाम्पल, पल्प फिक्शन मूवी का एक सीन है जिसमें 2 कैरेक्टर्स रेस्टोरेंट में चोरी करने और बार में चोरी करने में क्या फ़र्क है इस पे बात कर रहे हैं, जहां हमें नोटिस हुए बिना राइटर उन दोनों कैरेक्टर के बारे में, उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में और जिस क्रिमिनल वर्ल्ड में ये मूवी चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है। डायलॉग्स का दूसरा नैरेटिव फंक्शन है कैरेक्टराइजेशन। डायलॉग्स कैरेक्टर की मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, डिज़ायर्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और रिलेशनशिप रिवील करने का काम करते हैं। कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कैसे बात करता है, उससे बात करने का रिदम, वो कौन से वर्ड्स, कौन से कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करता है, कौन से स्लैंग्स, कौन सी गालियाँ, कौन से रीजनल एक्सप्रेशंस यूज़ करता है, ये उस कैरेक्टर की एज, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, उसके रूट्स और उसके बारे में बहुत कुछ रिवील करता है। फॉर एग्जाम्पल, द सोशल नेटवर्क मूवी की शुरुआत में मार्क ज़करबर्ग और एरिका अल्ब्राइट के बीच एक रैपिड फायर टाइप का कॉन्वर्सेशन दिखाया है। वैसे तो एक रैंडम कॉन्वर्सेशन लगता है, पर यहाँ मार्क का कैरेक्टर, उसकी सोशल ऑकवर्डनेस और उसकी डिज़ायर कि उसकी ऑकवर्ड और अजीब होने के बाद भी लोगों ने उसे प्यार करना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये राइटर ने बहुत क्लेवरली और इनडायरेक्टली सिर्फ इन डायलॉग्स के थ्रू रिवील किया है। देखो, हमारे कैरेक्टर के इंटरनल डिज़ायर्स और उसके फियर्स जो उसकी जर्नी को फ्यूल करते हैं, उनको रिवील करके कैरेक्टर की जर्नी
और ऑथेंटिक बनाने का काम ये डायलॉग्स करते हैं। डायलॉग का तीसरा नैरेटिव फंक्शन है एक्शन। डायलॉग्स कहानी आगे बढ़ाने और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का काम करते हैं। डायलॉग्स कैरेक्टर के डिसीजन दिखाने का, इवेंट इंस्टिगेट करने का, कैरेक्टर आगे क्या करने वाला है ये दिखाने का और कहानी को क्लाइमेक्स की तरफ, रिजोल्यूशन की तरफ ले जाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सोशल नेटवर्क मूवी में एडवर्डो और मार्क का रैपिड फायर टाइप का कॉन्वर्सेशन कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है और उनके रिलेशनशिप को फोर्सफुली रिजोल्यूशन की तरफ ले जाता है। रियलिस्टिक डायलॉग्स लिखने के लिए, नेचुरल कॉन्वर्सेशंस लिखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं और वो डायलॉग का ज़रूरी हिस्सा भी है। इन्हें एलिमेंट्स ऑफ डायलॉग कहते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है वॉइस। देखो, रियलिस्टिक डायलॉग लिखने के लिए, ऑथेंटिक डायलॉग लिखने के लिए हमें कैरेक्टर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हर कैरेक्टर को यूनिक वॉइस देना ज़रूरी है। देखो, हम सबकी अलग अलग वोकेबलरी होती है। कोई स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। हमारा अपना सेंटेंस बनाने का तरीका होता है। कोई लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बात करता है तो कोई शॉर्ट चॉपी सेंटेंसेस में बात करता है। हमारी अपनी बात करने की पेसिंग होती है। कोई बहुत फास्ट बात करता है तो कोई बहुत स्लो बात करता है। हमारी अपनी टोन होती है। कोई सार्कास्टिक बात करता है तो कोई चीयरफुल, सीरियस या ग्रम्पी बात करता है। हमारी सबकी अपनी रिदम होती है। देखो, हम हमेशा परफेक्ट बात नहीं करते, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस यूज़ नहीं करते। हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, कहावतें यूज़ करते हैं, स्लैंग यूज़ करते हैं, मेटाफर यूज़ करते हैं, रेफरेंसेस यूज़ करते हैं। हम बात करते वक्त हेजिटेट करते हैं, एक दूसरे को इंटरप्ट करते हैं, खुद को रिपीट करते हैं। यही चीज़ें हैं जो हमें यूनिक बनाती है। यही चीज़ें हमारे कैरेक्टर को यूनिक वॉइस देती है। तो यही चीज़ें हमें डायलॉग में यूज़ करनी है। दूसरा एलिमेंट है एजेंडा। अच्छे डायलॉग्स लिखने के लिए हमें हर कैरेक्टर को एजेंडा देना ज़रूरी है। हमें ये सोचना है कि ये कैरेक्टर जो बात कर रहा है इसे क्या चाहिए, फिर डायलॉग अपने आप हमारे सामने आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं और वेटर ऑर्डर लेने आता है तो उसका एजेंडा है आपको मेनू बताना, ऑर्डर लेना और अच्छी सर्विस देना ताकि हम उसे बड़ी टिप दें। तो वो उस हिसाब से पोलाइटली बात करेगा, आपको मेनू बताएगा। खाने के बारे में कोई सवाल पूछते हो तो उसका जवाब देगा। अगर आपके दोस्त को आपसे पैसे उधार चाहिए तो उस हिसाब से वो बात करेगा। पहले मक्खन लगाएगा, फिर बताएगा कि कैसे उसकी प्रॉब्लम शुरू है और अगर पैसे मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, फिर वो आपको पैसे मांगेगा। इन शॉर्ट, ये एजेंडा डायलॉग ड्राइव करने में हेल्प करता है। एक अच्छे डायलॉग में वॉइस और एजेंडा के अलावा इंटरप्शंस होते हैं, साइलेंस होता है, इकोइंग होती है, रिवर्सल होता है, शिफ्ट इन टोन एंड पेस होता है, डिटेल्स होते हैं। अभी हम देखेंगे डायलॉग का स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि 3 एक्ट स्ट्रक्चर ये स्टोरी का क्लासिक नैरेटिव स्ट्रक्चर है जिसमें एक्सपोजिशन, कॉन्फ्लिक्ट और रिजोल्यूशन होता है। ये सेम स्ट्रक्चर डायलॉग पर भी अप्लाई होता है। ये स्ट्रक्चर टेंशन और पर्पस बिल्ड करने में हेल्प करता है। एक्ट 1 एक्सपोजिशन, या इसे सेटअप भी कहते हैं। ये डायलॉग का 15 to 20% होता है। ये कन्वर्सेशन का, डायलॉग का ओपनिंग पार्ट होता है। ये इनिशियल सिचुएशन, कैरेक्टर का गोल, वांट और सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट एस्टेब्लिश करता है। अच्छा सेटअप हमेशा ऑर्गेनिकली प्रॉब्लम और पॉइंट ऑफ टेंशन इंट्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैरेक्टर ए को बी से पैसे उधार मांगने हो तो सेटअप में हम उसे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बताते हुए दिखाएंगे। एक्ट 2 कॉन्फ्लिक्ट, या इसे कॉन्फ्रंटेशन भी कहते हैं। ये डायलॉग का 60 to 70% होता है। ये डायलॉग का टेंशन वाला पार्ट होता है। यहाँ एक्शन राइज होती है, कैरेक्टर आर्ग्यू करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन रिवील करते हैं, एक दूसरे के कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए खुद का कैरेक्टर रिवील करते हैं, एक दूसरे के एजेंडा को, मोटिव को चैलेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टर बी कैरेक्टर ए के अननेसेसरी खर्चों के बारे में बात करेगा जिसकी वजह से उसे पैसों की प्रॉब्लम आई है। उसकी शराब या बाकी बुरी आदतों पर उसे डांटेगा, जिसे कैरेक्टर ए डिफेंड करेगा, जिससे और टेंशन क्रिएट होगा। एक्ट 3 रिजोल्यूशन, ये डायलॉग का 15 to 20% होता है। ये हमारे डायलॉग का, हमारे कॉन्वर्सेशन का कंक्लूजन होता है। फिर चाहे वो पॉजिटिवली हो या निगेटिवली, ये हमारे डायलॉग के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। यहाँ डिसीजन लिए जाते हैं, नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है या कोई डील की जाती है। ये हमारे एक डायलॉग के सेंट्रल क्वेश्चन को आंसर करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कैरेक्टर बी
कैरेक्टर ए को कुछ पैसे देने के लिए तैयार होता है, पर वो कुछ कंडीशंस भी लगाता है। या हो सकता है कैरेक्टर बी पैसे देने से मना कर दे, जिससे और कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो। कुछ भी हो, इस डायलॉग का जो सेंट्रल क्वेश्चन है कि क्या कैरेक्टर बी हेल्प करता है, क्या कैरेक्टर बी पैसे उधार देता है, इसका जवाब हमें एक्ट 3 में मिलना ही है। ऐसे ही ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल पे एक और स्ट्रक्चर बना है जिसे GOT स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें गोल, ऑब्स्टेकल और टैक्टिक्स होते हैं। देखो, शॉर्टर और लेस कॉन्सिक्वेंशियल डायलॉग्स के लिए ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर काफ़ी है, पर जहाँ कन्फेशंस, ब्रेकअप्स या हाई स्टेक जैसी सिचुएशन हो, जहाँ 8-10 पेजेस के डायलॉग्स हैं, वहाँ इस 3 एक्ट स्ट्रक्चर का मॉडिफाइड वर्जन 5 एक्ट स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ये 5 एक्ट स्ट्रक्चर उन सीन्स में ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ होता है जहाँ शिफ्टिंग ऑफ पावर या कॉम्प्लेक्स इमोशनल हिस्ट्री या स्ट्रेटेजिक इंट्रोगेशन या कैरेक्टर के व्यू में होने वाले फंडामेंटल चेंजेस सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू एक्सप्लोर होते हैं। इस स्ट्रक्चर में एक्ट 2 यानी कॉन्फ्लिक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो एक्ट 1 में कैरेक्टर के एजेंडा पे फोकस किया जाता है, जिसका पर्पस होता है कैरेक्टर की इनिशियल पोजीशन और उनके गोल एस्टेब्लिश करना। एक्ट 2 में टैक्टिक्स के एक्सकेलेशन पे फोकस होता है, जिसका पर्पस होता है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाना। एक्ट 3 में कोर कॉन्फ्रंटेशन या रिविलेशन पे फोकस होता है, जिसका पर्पस होता है इरिवर्सिबल टर्निंग पॉइंट एस्टेब्लिश करना, जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। एक्ट 4 में इमीडिएट फॉलआउट पे फोकस होता है, जिसका पर्पस होता है कैरेक्टर को कॉन्सिक्वेंसेस के साथ डील करते हुए दिखाना। एक्ट 5 में न्यू स्टेटस क्वो पे फोकस होता है, जिसका पर्पस होता है फाइनल आउटकम एस्टैब्लिश करना। द सोशल नेटवर्क मूवी का मार्क जकरबर्ग और एरिका के बीच ब्रेकअप वाला कन्वर्सेशन इस स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डायलॉग्स। तो डायलॉग्स के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं: नरेशन, एक्सटर्नल डायलॉग और इंटरनल डायलॉग्स। ये टर्म्स इंग्लिश लिटरेचर से आए हैं, जो मोस्टली नॉवेल और लिटरेचर के लिए यूज़ होते हैं, पर काफ़ी हद तक ये सिनेमा पर भी लागू होते हैं। सबसे पहले नरेशन देखते हैं। तो नरेशन में नरेटर ओवरऑल कमेंटरी करता है, वो इवेंट्स, कैरेक्टर या सेटिंग डिस्क्राइब करता है। नरेटर ऑडियंस को वो चीज़ें बताता है जो कहानी समझने के लिए ज़रूरी होती है। जब हमारी कहानी का ही कोई कैरेक्टर नरेशन करता है तो उसे कैरेक्टर POV यानी कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। जब कोई ऐसा पर्सन जो कहानी में नहीं है पर कहानी को ऑब्जर्व करते हुए कहानी नरेट करता है तो उसे नॉन कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू या डीप पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। जब कोई ऐसा पर्सन जो कहानी में नहीं है और वो कहानी सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा बल्कि कहानी के इवेंट्स को बहुत अच्छे से जानता है, कहानी के कैरेक्टर्स को, उनके थॉट्स को, उनकी लाइफ को बहुत अच्छे से जानता है, वो कहानी नरेट करे तो उसे ऑमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। नॉवेल हो या मूवी, ये नरेशन लिखने के अपने अपने रूल्स और गाइडलाइंस है, जिन्हें फॉलो करके हम आसानी से नरेशन लिख सकते हैं। एक्सटर्नल डायलॉग्स, कैरेक्टर आपस में जो बात करते हैं उसे एक्सटर्नल डायलॉग कहते हैं। वैसे तो इंग्लिश लिटरेचर में एक्सटर्नल डायलॉग्स के कोई टाइप्स नहीं हैं, पर टीचर्स ने स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर फॉलो कर स्टूडेंट को डायलॉग लिखने में आसानी हो, इसलिए डायलॉग्स जिन पैटर्न में इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं उस बेसिस पे टाइप्स बनाए हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव डायलॉग, मिसडायरेक्टेड डायलॉग, मॉड्यूलेटेड डायलॉग, ब्रीथलेस डायलॉग, इम्प्लोडेड डायलॉग, कॉम्प्रेसिंग डायलॉग, रिदमिक डायलॉग, सर्कल बैक डायलॉग, मोनोलॉग्स और डायरेक्टेड डायलॉग्स। अब फाइनली देखते हैं इंटरनल डायलॉग्स। तो कैरेक्टर्स अपने आप से जो बातें करता है, मन ही मन में जो सोचता है, उसे इंटरनल डायलॉग्स कहते हैं। मूवी में, स्क्रीन प्ले में नरेशंस और इंटरनल डायलॉग्स दोनों को ही वॉइस ओवर कहा जाता है, पर इन दोनों के फंक्शंस और लिखने के तरीके अलग अलग हैं। इंग्लिश लिटरेचर में इंटरनल डायलॉग्स के भी 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट इंटरनल डायलॉग और इनडायरेक्ट इंटरनल डायलॉग्स। पर मूवीज़ में इनडायरेक्ट इंटरनल डायलॉग्स यूज़ नहीं होते और डायरेक्ट इंटरनल डायलॉग्स को ही इंटरनल डायलॉग्स कहा जाता है। हमने जो डायलॉग्स लिखे हैं वो रियल साउंड करते हैं या नहीं, ऑथेंटिक है या नहीं, उनकी सच में ज़रूरत है भी या नहीं, या वो उनका काम कर रहे हैं या नहीं, ये चेक करना भी ज़रूरी है। इसलिए राइटर्स अक्सर अपने लिखे हुए डायलॉग्स लाउडली बोल के देखते हैं या अपने दोस्तों को बोलने लगाते हैं और नीचे दी गई चेकलिस्ट यूज़ कर ज़रूरी करेक्शंस करते हैं। क्या ये डायलॉग या ये नैरेटिव कन्वर्सेशन कहानी के लिए ज़रूरी है? क्या ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है?
क्या ये कहानी को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है? क्या ये डायलॉग कैरेक्टर का एजेंडा रिवील करता है? क्या ये डायलॉग कैरेक्टर के फ्लॉज या स्ट्रेंथ रिवील करता है? क्या ये हमारी कहानी की थीम को रीइंफोर्स करता है? क्या हमारा कैरेक्टर नेचुरली ऐसे बात करेगा? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन ऐड करता है? क्या ये डायलॉग कहानी की सेटिंग, टाइम, पीरियड, रीजन के लिए सही साउंड करता है? क्या ये डायलॉग हमारे कैरेक्टर पे सूट करता है? क्या इसे कॉम्प्रेस कर सकते हैं? और फिर इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए डायलॉग को तब तक रीराइट करते हैं जब तक वो इनमें से अधिकतर सवालों पे खरा नहीं उतरता। देखो, ऐसा कहते हैं कि डायलॉग लिखना सीखा तो जा सकता है पर सिखाया नहीं जा सकता। ये हमें खुद ही सीखना पड़ता है। तो ये डायलॉग सीखने के लिए आपको बस स्टैंड, ट्रेन स्टेशन या भीड़ वाली जगह जाकर लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, उनके कन्वर्सेशन सुनने पड़ते हैं, हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की बातों पर, उनके बात करने के तरीक़ों पर ध्यान देना पड़ता है। इतना ही नहीं, आपको नॉवेल्स और मूवी की कन्वर्सेशंस स्टडी करने पड़ते हैं। मैंने मेरे फेवरेट मूवीज़ जिनके डायलॉग से मुझे हेल्प हुई है उनकी लिस्ट दी है। होपफुली आपको भी इससे मदद होगी। Step 12. Drafting screenplay. How to format your story. फाइनली हमारे पास वेल स्ट्रक्चर और मसाला से भरी कहानी है, 3 डायमेंशनल कैरेक्टर्स है, वेल थॉट, वेल रिटर्न सीन्स है और रियलिस्टिक डायलॉग्स है। हमारे पास हर वो एलिमेंट है जो स्क्रीन पे लिखने के लिए ज़रूरी होता है। अब बस आपको ये सारे एलिमेंट्स उठा के स्क्रीन प्ले के फॉर्मेट में डालने हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस मिल जाएगी। मैं खुद भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस की लिंक डाल दूंगा। आप ये स्क्रीन प्ले लिखने के लिए सेलटेक्स्ट जैसी फ्री वेबसाइट यूज़ कर सकते हो या फाइनल ड्राफ्ट जैसे पेड सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो। हमारे स्क्रीन प्ले का फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया और अब हम बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। Step 13. Rewrite, rewrite, rewrite. ये शायद अब तक की स्टेप में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होगी और ये एक स्टेप में कई स्टेप्स इन्वॉल्व है। हमने अभी जो स्क्रीन प्ले लिखकर कंप्लीट किया है उसे फर्स्ट ड्राफ्ट या डिस्कवरी ड्राफ्ट कहते हैं। ऐसा समझ लो, हमने अब तक जो स्टेप्स यूज़ किए वो सिर्फ हमारी कहानी दिमाग से निकाल कर पेपर पे लिखने के लिए थे। अभी शुरू होगा हमारा असली काम। रीराइट करने के लिए पहले तो हमें हमारा पूरा स्क्रीन प्ले 5 से 6 बार लाउडली पढ़ना है। जब हम लाउडली पढ़ेंगे तो हमें खुद चीज़ें नोटिस होने लगेगी। हो सकता है हमारे कैरेक्टर का कोई मोटिवेशन वर्क ना कर रहा हो, कोई सीन बोरिंग लग रहा हो, या वो कहानी को आगे ना बढ़ा रहा हो, या एंडिंग उतनी अच्छी नहीं लग रही हो। रीराइटिंग में हमें यही चीज़ें ढूंढनी है और फिक्स करनी है। रीराइटिंग में हम कहानी को बेटर, स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाते हैं, सीन्स को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। हम सीन्स को सिंपल, इफ़ेक्टिव और ऑडियंस को ईजिली समझे इस वे में स्ट्रक्चर करते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये रीराइटिंग की क्या प्रोसेस है। टेक अ ब्रेक। सबसे पहले तो आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो, शाबाशी दो। सालों का आपका स्क्रीन पे लिखने का सपना फाइनली पूरा हुआ है। अब कुछ 5-6 दिन का ब्रेक लो, कहीं वैकेशन पे जाओ या माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। बस ये याद रहे कि इन 5-6 दिनों में हमें हमारे स्क्रीन प्ले को हाथ नहीं लगाना है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। 5-6 दिन बाद जब हम फिर से ये स्क्रीन प्ले पढ़ेंगे तो नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। ऐसा लगेगा किसी और का स्क्रीन प्ले पढ़ रहे हैं। जो कहानी लिखते हुए हमें परफेक्ट लग रही थी, अब हमें उसमें प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगी। रीड इट आउट लाउड। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें हमारा स्क्रीन प्ले लाउडली पढ़ना है या किसी को लाउडली पढ़ने बोलना है। ये हमें ऑकवर्ड डायलॉग्स या सेंटेंसेस जो बहुत लंबे हैं, ऐसे पार्ट्स जहाँ पेसिंग ऑफ फील हो रही है, उन्हें ढूंढने में हेल्प करता है। अगर कोई डायलॉग हमें पढ़ते हुए अजीब लग रहा है तो वो स्क्रीन पे भी अजीब ही लगेगा। फोकस ऑन वन पास एट अ टाइम। जब भी हम स्क्रीन प्ले लाउडली पढ़ते हैं तो हमें कई गलतियां नज़र आती है। अब इन सारी गलतियों पे एक साथ फोकस करेंगे तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा। इसलिए हम एक वक्त पे एक पास पे ही वर्क करेंगे, एक वक्त पर हम एक एलिमेंट पे ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्क करेंगे प्लॉट पास पे। यहाँ स्क्रीन प्ले पढ़ते वक्त हमें सिर्फ प्लॉट पे, कहानी पे फोकस करना है। क्या हमारी कहानी सेंसिबल है? कहीं प्लॉट होल्स तो नहीं है? क्या हमारी कहानी शुरुआत से आखिरी तक नेचुरली फ्लो करती है? इस पास में हमें सिर्फ प्लॉट में, कहानी में प्रॉब्लम्स ढूंढने हैं और फिक्स करने हैं।
फिर आती है डायलॉग पास। इस पास में हमें सिर्फ डायलॉग्स पे फोकस करना है। डायलॉग वाली स्टेप 11 में हमने जो चेकलिस्ट देखी थी वही हम यहाँ फिर से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पेसिंग पास। यहाँ हमें सिर्फ सीन के पेसिंग पे फोकस करना है। कहीं हमारे सीन ज़रूरत से ज़्यादा बड़े या छोटे तो नहीं हैं, कहीं सीन खींचे तो नहीं जा रहे हैं, क्या कोई अननेसेसरी सीन कट कर सकते हैं। फिर आती है थीम पास। यहाँ हमें सिर्फ कहानी के थीम पे फोकस करना है। क्या हमारा मैसेज कहानी में क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या हर सीन हमारी थीम को रीइंफोर्स करता है। नेक्स्ट है विजुअल पास। यहाँ हमें चेक करना है कि हमारी सीन के डिस्क्रिप्शन सही है या नहीं, हमने जो लिखा है क्या वो स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है या नहीं। यहाँ हमें शो डोंट टेल वाला रूल यूज़ करके चीज़ें फिक्स करनी है। और सबसे आखिरी में आता है फॉर्मेटिंग पास। यहाँ हमें स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक करेक्ट करनी है और स्क्रीन प्ले फॉर्मेटिंग के सारे रूल्स फॉलो हुए हैं या नहीं ये चेक करना है। यही प्रोसेस यूज़ करके हमें हमारा स्क्रीन प्ले एटलीस्ट 3 से 4 बार रीराइट करना है और फिर हमारे टीचर, मेंटर या फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनसे फीडबैक लेने हैं। पर याद रहे, किसी को भी अपना स्क्रीन प्ले देने से पहले उसे कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी है। एक बार हमें लोगों की फीडबैक मिल जाए तो उन प्रॉब्लम को फिक्स करके हमें फिर से स्क्रीन प्ले लिखना है। तो फाइनली यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने मिला होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा। अगर आप में से 4-5 लोग भी ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो में आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या इन जनरल भी आपको अगर स्क्रीन प्ले राइटिंग, फिल्म मेकिंग या नॉवेल राइटिंग में कोई हेल्प चाहिए तो पूछ सकते हो। मैंने खुद इन सारे टॉपिक्स पे आपके लिए बहुत वीडियोस प्लान किए हैं। मैं कई सालों से फिल्म मेकिंग के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। मेरा वो सारा नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, मुझे कुछ यूट्यूब से बहुत पैसे नहीं कमाने या फेमस नहीं होना है। मैं बस मेरी जॉब छोड़ के बिना पैसों के टेंशन लिए मेरे फिल्म मेकिंग के पैशन पे फोकस करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप इस जर्नी में मेरा साथ दोगे और बदले में मैं आपको ऐसे फ्री, सिंप्लीफाइड और डिटेल्ड फिल्म मेकिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच सके। चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।